नमस्कार, अब हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की यानी कि बीएडम जो पेपर है बीकॉम सेमेस्टर 6 का जिसका नाम है इंश्योरेंस। इसकी हम सेकंड यूनिट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और सेकंड यूनिट का जो आपका सिलेबस है, इसमें हम एक्चुअली टाइप ऑफ इंश्योरेंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका फायर इंश्योरेंस होगा, मरीन इंश्योरेंस होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया होगा। यदि आपने अभी तक इसकी फर्स्ट यूनिट नहीं देखी है, तो आप वो ज़रूर देखिए। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में बीकॉम क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसमें एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। और यदि आपके पास पीडीएफ है, तो पीडीएफ में हर क्लास का ये जो थंबनेल आपको दिखता है, इस पे क्लिक करते हो तो आप सीधा यूट्यूब पे क्लास में ही आ जाओगे, रीडायरेक्ट हो जाओगे, पूरा हाइपरलिंक किया हुआ है। तो आप फर्स्ट यूनिट वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत सेकंड यूनिट की। सबसे पहले बात करते हैं फायर इंश्योरेंस की। देखो 2 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा, और जीवन बीमा के अलावा जितने भी सारे बीमा होते हैं उन सबको जनरल इंश्योरेंस कहा जाता है। तो जो फायर इंश्योरेंस है वह किस कैटेगरी का इंश्योरेंस है? वह सामान्य बीमा यानी कि जनरल कैटेगरी का या जनरल इंश्योरेंस में कंसीडर किया जाता है। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा इंश्योरेंस जो अग्नि के अगेंस्ट होता है, यानी कि आपको ये रिस्क है आपके, यानी कि आपके बिजनेस की बात कर लो, चाहे आपके घर की बात कर लो कि आग लगने के चांसेज है, तो आपने उस आग से होने वाली जो रिस्क है उसके लिए आपने क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। उसके लिए आप क्या करते हो, प्रीमियम देते हो और प्रीमियम के बदले आपकी जो भी हानि होती है, क्योंकि आग लगने के बाद कितना लॉस हुआ उसकी कैलकुलेशन होती है, और आपके प्रीमियम और आपकी जो पहले से आप कितनी आपने एसेट्स का या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया था, उस हिसाब से आपको कंपनी क्या कर देती है, कंपनसेट कर देती है। कभी भी जितना आपका नुकसान हुआ उससे ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं मिलता है, यानी कि प्रॉफिट के उद्देश्य से इंश्योरेंस नहीं होता है। वह कौन-सा इंश्योरेंस हो गया? फायर इंश्योरेंस हो गया। तो चलिए समझते हैं इसको। फायर इंश्योरेंस is a contract of indemnity under which the insurer agrees to compensate the insured for loss or damage to property caused by fire and related perils। यानी कि अग्नि बीमा एक क्षतिपूर्ति अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता आग तथा उससे संबंधित जोखिमों के कारण संपत्ति को होने वाली हानि या क्षति के लिए बीमित को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। यानी कि अभी हमने कहा, आग या आग जैसे जो अदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि बिजली का गिरना हो गया या फिर एक्सप्लोजन हो जाना, तो ये आग और आग से संबंधित चीज़ें होती हैं। इसके लिए जो आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, इसके लिए आपको इंश्योरर क्या करता है, आपको कंपनसेट करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ जनरल इंश्योरेंस एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेज अराइजिंग ड्यू टू फायर एक्सीडेंट्स। यानी कि यह सामान्य बीमा का एक महत्वपूर्ण प्रकार है जो आग से होने वाली आर्थिक हानि के विरुद्ध आपको सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थ की बात करें इसकी, जैसे यही है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को क्या करते हो, प्रीमियम देते हो और आप क्या करवाते हो, फायर का डैमेज, यानी फायर से अगर आपको कोई डैमेज होता है तो उसके बदले में आपको कंपनसेशन कौन देता है, इंश्योरर देता है, यानी जिस कंपनी से आपने क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है। मीनिंग की बात करें, फायर इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट इन विच द इंश्योरर अंडरटेक्स टू मेक गुड the loss suffered by the insured due to destruction or damage of property by fire in return for a premium। यानी अग्नि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता प्रीमियम के बदले आग के कारण संपत्ति के नष्ट या क्षतिग्रस्त होने पर बीमित को हुई हानि की भरपाई करने का वचन देता है। यानी कि जो, क्योंकि ये आप हो, आपने जो इंश्योरर है यानी कंपनी है या जो भी आपको बीमा दे रहा है, उससे आपको उसने आप उसको आपने क्या दिया है, प्रीमियम दिया है। बदले में इस इंश्योरर ने आपको प्रॉमिस किया है कि यदि आपको आग से कोई नुकसान होता है तो हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में इंश्योरर और इंश्योर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम फायर इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। नेचर क्या है इसकी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फायर इंश्योरेंस हैज सर्टेन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिफाइन इट्स नेचर। यानी अग्नि बीमा की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इसके स्वरूप को स्पष्ट करती है। जैसे पहले, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, यानी कि यह क्षतिपूर्ति अनुबंध है। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है आपको नुकसान होगा तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी कंपनसेशन मिल जाएगी। यदि आपको नुकसान नहीं हुआ है तब इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कहो कि हमें हमारा प्रीमियम वापस लौटा दो। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में होता है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि यदि आपकी डेथ नहीं होती है, यानी कि आपकी मतलब, मेरा यानी कहने का मतलब है बीमित व्यक्ति की,
यदि डेथ नहीं होती है तो इंश्योरेंस जो आपकी टेन्योर होती है उस टेन्योर के मैच्योर होने के बाद आपको वो पेमेंट वापस मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट का फैक्टर होता है, लेकिन फायर इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट फैक्टर नहीं होता है। इट कवर्स एक्चुअल लॉस ओनली, यानी कि यह केवल वास्तविक हानि को कवर करता है। ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान तो 20,000 का हुआ और आपने कहा कि मेरा तो 30,000 का नुकसान हुआ है। नहीं, आपको 20,000 के हिसाब से ही मिलने वाला है। इट इज़ बेस्ड ऑन एटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि अत्यंत सद्भाव पर आधारित होता है। सद्भाव का मतलब होता है कि जो भी फैक्ट है वो सारे इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों को आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तब वो सारी चीज़ें क्या कर देनी है, एक दूसरे के सामने डिस्क्लोज करनी है। ये इसी पे ही क्या होता है, आधारित होता है। इट इन्वॉल्व्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि इसमें बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। बीमा योग्य हित का मतलब होता है जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वह कॉन्ट्रैक्ट के टाइम होना चाहिए, जबकि जो फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, वहाँ पे क्लेम के टाइम होता है। यानी कि एक्सीडेंट होने से या इंसिडेंट होने से बीमित व्यक्ति को क्या होना चाहिए, आर्थिक नुकसान होना चाहिए। अगर उसको आर्थिक नुकसान होता है दैट मीन्स उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। यदि उसका आर्थिक नुकसान नहीं होता है तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मान लो आप अपने पड़ोसी के क्या करवा लो, पड़ोसी का आपने बीमा करवा लिया, हालाँकि पड़ोसी ने नहीं करवा रखा है, आपने करवाया है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कभी भी उसके घर पे आग लग सकती है, तो आपने उसका क्या कर दिया, वो इंश्योरेंस करवा लिया, अपने नाम से करवा लिया। उसके यहाँ पे आग लगी, आपको तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, आप तो प्रॉफ़िट कमाने के मकसद से कर रहे थे ऐसा। यानी कि जहाँ पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ बीमा नहीं होता है। तो इसमें ये बड़ी चीज़ है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इट कवर्स स्पेसिफिक पीरियड एंड प्रॉपर्टी, यह निर्धारित अवधि और संपत्ति को कवर करता है। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स की बात करें, यानी कि ऊपर हमने इसको स्वरूप को जाना, उस स्वरूप के आधार पे हम बता सकते हैं कि अग्नि बीमा की क्या विशेषताएँ होती हैं। इट कवर्स लॉस ड्यू टू फायर एंड रिलेटेड रिस्क, यानी कि यह आग और उससे संबंधित जोखिमों से होने वाली हानि को कवर करता है। पॉलिसी इज इश्यूड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, यानी पॉलिसी एक निश्चित अवधि के लिए जारी की जाती है। प्रीमियम इज पेड इन एडवांस, और प्रीमियम का जो भुगतान है वो अग्रिम रूप से किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि नहीं मैं तो प्रीमियम तब भी दूं जब आप पहले मेरे यहाँ पे आग लगे, आग लगने के बाद आप क्लेम करो तो मैं आपको क्या करूँ, प्रीमियम दूँ। प्रीमियम हमेशा एडवांस में दिया जाता है। कंपनसेशन इज गिवन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ लॉस, यानी कि आपके यहाँ पे आग लगी, आग लगने के बाद उसका वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा कि कितना सामान जला है, किस तरीके से हुआ है। उसके बाद पूरी कैलकुलेशन होने के बाद आपको क्या दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है। इट डज नॉट अलाउ प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस, और यह बीमा से लाभ कमाने की अनुमति नहीं देता है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने 20,000 के सामान के 40,000 रुपए बता दिए और आपने कहा कि 40 का सामान चला और हमें 40 के हिसाब से आप पे कर दो, नहीं। इंश्योरेंस का मतलब हमेशा यही होता है कि जो आपकी पहले स्थिति थी, यानी कि आग लगने से पहले या एक्सीडेंट होने से पहले आप जिस कंडीशन में थे, आपको वापस उसी कंडीशन में लाया जा सके। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ से प्रॉफ़िट बना के दिया जा सके। तो प्रीमियम का इसमें पेमेंट एडवांस होता है और अ, आग से होने वाली हानियों को ये कवर करता है और एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है, और दूसरी बात, वेरिफिकेशन के बाद आपको पेमेंट मिलता है और इससे आप लाभ नहीं कमा सकते हो। ये सारी फायर इंश्योरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू फायर इंश्योरेंस, यानी कि अग्नि बीमा पर कौन-कौन से सिद्धांत लागू होते हैं। ये सारे सिद्धांत हमने डिटेल में यूनिट फर्स्ट में पढ़े हैं, तो आप जब भी सिद्धांतों की बात हो आपको यूनिट फर्स्ट का वीडियो देखना होगा। फायर इंश्योरेंस फॉलोज ऑल मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि अग्नि बीमा में बीमा के सभी प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। जैसे अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि अत्यंत सद्भाव का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, दोनों पार्टियों को, इंश्योरेंस यानी बीमित को और बीमाकर्ता को दोनों को सारे फैक्ट्स को क्या करना है, एक दूसरे के सामने सॉरी डिस्क्लोज कर देना है। ये होता है एटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल। फिर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि बीमा योग्य हित का होना। मैंने अभी आपको बताया लाइफ इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे बीमा योग्य हित होना चाहिए, जबकि फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस में क्लेम के टाइम पे बीमा योग्य हित का होना जरूरी है। इंडेमिनिटी प्रिंसिपल, यानी कि क्षतिपूर्ति, यानी आपकी जितनी क्षति होती है, यानी जितना आपको लॉस होता है उसी को क्या किया जाता है, पे किया जाता है, उसी का ही कंपनसेशन आपको मिलता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी होती है। फिर है सबरोगेशन, यानी कि प्रतिस्थापन का, यानी कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से यदि एक्सीडेंट होता है तो उस बीमा कंपनी को ये राइट है कि उस थर्ड पार्टी से वह क्या कर सके, वसूली कर सके।
इस प्रिंसिपल पे ये बेस है। जैसे मान लो आपके यहाँ पे जैसे आपने बारूद का ही काम था, आपका गोदाम पटाखों का ही था, उसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो किसी की लापरवाही की वजह से वहाँ बैठकर बीड़ी पी रहा था और उस वजह से वहाँ पे आग लग गई। और जब ये बात साबित हो जाती है कि फलाने की बीड़ी पीने से ऐसा हुआ है, तो कंपनी को ये राइट है कि उस बीड़ी पीने वाले से वह क्या कर सके, रिकवरी कर सके। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। फिर है कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन यानी योगदान का। जैसे मान लो आपने ए, बी और सी 3 कंपनियों से क्या करवा रखा है, फायर इंश्योरेंस करवा रखा है और आपका नुकसान 20,000 का हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ए कंपनी भी 20,000 देगी, बी भी देगी और सी भी देगी। इस हिसाब से तो आप 60,000 रुपए, जबकि बीमा प्रॉफ़िट कमाने का सीन नहीं होता। तो आपका ये 20,000 का आपको मिलेगा 20,000 और ये 20,000 ए, बी और सी में प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कंट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर आता है लॉस मिनिमाइज़ेशन, यानी कि हानि को कम करने का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि जो बीमित व्यक्ति है, यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन है, पार्टी है, उसको वो सारे एफर्ट्स करने हैं जिससे वह क्या कर सके, अपने लॉस को कम से कम कर सके। जैसे मान लो आपके यहाँ आग लग गई, तो ऐसा है नहीं कि आपने साइड में बैठे रील देख रहे हो कि ठीक है आग लग गई, कंपनी वाले जाने, उनका काम जाने। नहीं, आपको वो सारे प्रयास करने हैं, जब आपका इंश्योरेंस नहीं था तब आप करते। यानी कि फायर ब्रिगेड को बुलाना, हाथ-पैर मारना, इधर-उधर से पानी फेंकना, जो भी आग बुझाने की कोशिश करना है, जितना आप सामान बचा सको वो सब करना, वो सारा आपको करना है। यानी कि लॉस को कम से कम आपको करना है। ये प्रिंसिपल होते हैं, ये सारे प्रिंसिपल फायर इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल होते हैं। अगला है रिस्क कवर्ड इन फायर इंश्योरेंस, यानी कि अग्नि बीमा में आच्छादित जोखिम कौन-कौन सी, यानी कि कौन-कौन सी वो जोखिमें हैं जो अग्नि बीमा में कवर हो जाती है। पहला है फायर, यानी दैट इज़ एक्चुअल इग्निशन, यानी कि फायर का मतलब होता है लाइट सॉरी, फायर का मतलब है आग, यानी कि वास्तविक रूप से आग लगना। पहली बात तो क्योंकि फायर इंश्योरेंस है तो फायर तो इसमें आएगा ही आएगा। फिर है लाइटनिंग, यानी कि बिजली गिरना, जैसे आकाश से बिजली गिर गई, वह भी इसमें कंसिडर होता है। एक्सप्लोजन, यानी विस्फोट से होने वाली अग्नि, वो भी इसमें कंसिडर होती है। रायोट एंड स्ट्राइक, यानी कि कोई दंगा या हड़ताल होती है, यदि यह पॉलिसी में इंक्लूड हो, यानी इफ इंक्लूडेड, पॉलिसी में शामिल हो, तो इस स्ट्राइक से होने वाले नुकसान को भी, यानी कि आग वगैरह लगा दी जाती है स्ट्राइक में, तो उसको भी कवर किया जाता है, जबकि ये आपकी पॉलिसी में क्या होना चाहिए, पहले से ऐसे मेंशन हो। फिर है स्टॉर्म और फ्लड, यानी कि कोई भी तूफान या बाढ़ की वजह से ऐसा कुछ होता है जो कि आपकी पॉलिसी में कवर हो, ऐसा लिखा होता है, तो वो भी इसमें क्या होता है, कवर होता है। इसके अलावा वो कौन-सी रिस्क है जो इसमें कवर नहीं होती है, यानी कि रिस्क्स नॉट कवर्ड इन दी फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा में शामिल न होने वाली जोखिम। वॉर एंड न्यूक्लियर रिस्क, यानी कि युद्ध और परमाणु से होने वाली जोखिम इसमें कंसीडर नहीं होती। थेफ्ट आफ्टर फायर, यानी कि आग लग गई, आग के बाद जो चोरी हो गई वह इसमें कवर नहीं होता है। यानी कि आप, जैसे मान लो कई लोग क्या करते हैं, आग जानबूझ के लगवा दी और फिर ऐसे प्लान बना के सामान इतना जलने नहीं दिया, चोरी करवा दी वहाँ पे और लॉस दिखा दिया, तो वो नहीं होती। यानी कि आग लगने के बाद जो चोरी होती है वो इसमें कवर नहीं होती है। डैमेज ड्यू टू नेग्लिजेंस, यानी कि लापरवाही से होने वाली हानि, आपने लापरवाही दिखा रखी थी, आपकी पटाखों की दुकान थी या पटाखों की फैक्ट्री थी और आप वहाँ पे शाम को आते हैं, दिया वगैरह जला के ही आ गए, ऐसा दिए को आपने बढ़ाया नहीं या फिर वह कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आप वहाँ थे नहीं, आपने इसे छोड़ के आ गया, तो और कुछ चूहा वहाँ से खेल रहा था और उसने उसे दिए को नीचे डाल दिया। तो यानी कहने का मतलब आपकी नेग्लिजेंसी की वज़ह से डैमेज होता है, तो वो भी इसमें कवर नहीं होता है। हालाँकि ये प्रूफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हवा में हो गई बातें, प्रूव होने के बाद। वियर एंड टियर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि अगर संपत्ति का सामान्य घिसाव हो रखा है, तो वो भी नहीं होगा। जैसे मान लो आपने करवा ही रखा है इंश्योरेंस, लेकिन आपने उसे संपत्ति इतनी पुरानी हो गई है आपकी वो प्रॉपर्टी या एसेट्स, उसमें ये सब होना ही था, तो वहाँ भी इसमें कवर नहीं होता है। यानी कि वो जो एक उचित देखभाल होती है वो आपको करनी पड़ेगी। तो ये सारे रिस्क भी फायर इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, यानी कि अग्नि बीमा की पॉलिसियों के क्या प्रकार हैं। बड़ा क्वेश्चन डेफिनिटली यहाँ से फँसने वाला है। पहला ही है वैल्यूड पॉलिसी, यानी कि मूल्यांकित पॉलिसी। इसमें क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ एग्रीड अपॉन इन एडवांस एंड द क्लेम इज़ पेड अकॉर्डिंगली, यानी कि इसमें संपत्ति का मूल्य पहले से तय होता है और उसी के अनुसार दावा का भुगतान किया जाता है। यानी कि आपने पहले से ही क्या कर ली, फिक्स कर ली कि इस प्राइस का ये है, उस हिसाब से आप क्या कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो। तो जब आप क्लेम करोगे तो आपको उसी क्लेम के अकॉर्डिंग वो चीज़ें मिल जाएगी। तो ये होती है वैल्यूड पॉलिसी, यानी जिसका पहले से ही क्या कर लिया जाए, अमाउंट फिक्स हो जाए। फिर है एवरेज पॉलिसी, यानी कि औसत पॉलिसी। इफ द प्रॉपर्टी इज अंडर इंश्योर्ड, द क्लेम इज रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, यानी कि यदि संपत्ति का पूर्ण बीमा नहीं कराया गया है तो दावा अनुपात में कर दिया जाता है। यानी कि आपने पूरा जैसे आपकी पूरी असेट्स इतनी थी, आपने बस इतने का ही बीमा करवा रखा है,
तो इतने का ही बीमा करवा रखा है, तो ये नहीं माना जाएगा कि आपकी जो बीमा करवाई हुई चीज़ है वही जली है। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 60% असेट्स का क्या करवा रखा है बीमा और 40% का नहीं करवा रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल। और आपका ये पूरा सामान 1 लाख का है। तो 1 लाख के सामान में से जैसे मान लो आपका कितने हज़ार का 50,000 का सामान जल गया, तो आप ये कहोगे कि मैंने 60% का तो क्या करवा रखा था इंश्योरेंस, तो मुझे पूरा 50% का 100% क्लेम मिल जाएगा। नहीं, इससे 50% का सिर्फ 60% ही क्या मिलेगा आपको क्लेम मिलेगा, क्योंकि इसमें भी वह प्रोपोर्शन निकाला जाएगा। जैसे 50 को 60% में और 40 में डिवाइड किया जाएगा, यानी कि 30 और 20 बचेगा पीछे। तो आपको 30,000 के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, आपका क्लेम मिल जाएगा। यानी कि आपने जब पूरा इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है पूरी प्रॉपर्टी का, तो अनुपात करके उसी के हिसाब से आपको क्या दिया जाएगा, क्लेम दिया जाएगा। ये कौन-सी पॉलिसी कही जाती है? एवरेज पॉलिसी। फिर आती है स्पेसिफिक पॉलिसी, यानी कि विशिष्ट पॉलिसी। इट कवर्स प्रॉपर्टी अप टू स्पेसिफिक अमाउंट, यानी कि यह पॉलिसी एक निश्चित राशि तक संपत्ति को क्या करती है, कवर करती है। फिर है फ्लोटिंग पॉलिसी। इट कवर्स प्रॉपर्टी लोकेटेड एट ए डिफरेंट प्लेसेस अंडर वन पॉलिसी, यानी कि जब आपकी अलग-अलग स्थानों पर संपत्तियाँ होती हैं, लेकिन उन सबको एक ही पॉलिसी के अंतर्गत कवर कर लिया जाता है, तो इसे फ्लोटिंग पॉलिसी कहा जाता है। जैसे मान लो ए, बी और सी 3 अलग-अलग जगह पे आपका गोदाम है और आपने तीनों का एक ही पॉलिसी में क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, तो ये फ्लोटिंग पॉलिसी आपके लिए कही जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंसिव पॉलिसी, यानी कि समग्र पॉलिसी। इट कवर्स फायर एज वेल एज एडिशनल रिस्क, यानी कि जब आपने आग के साथ साथ अन्य जोखिमों को भी क्या कर लिया है, उसमें कवर कर लिया है, तो उसे कॉन्फ्रेंसिव पॉलिसी कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ टेकिंग फायर इंश्योरेंस, यानी कि अग्नि बीमा लेने की प्रक्रिया क्या है। तो कैसे लिया जाता है? सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी को क्या करते हो, प्रीमियम का पेमेंट करते हो, कर दिया। फिर आपका फायर इंसिडेंट्स होना चाहिए, यानी कि आग लगेगी, यानी आग लगेगी तो आग से क्या होगा, भाई लॉस होगा, ठीक है। आग लग गई, आग से डैमेज हो गया, फिर आप क्या करोगे, क्लेम करोगे। क्लेम करोगे, आप इंश्योरर है यानी इंश्योर्ड पर्सन क्लेम करेगा, और इंश्योरर क्या करेगा, उसका कंप्यूटेशन करेगा, कैलकुलेशन करेगा और उस हिसाब से आपको क्या करेगा, कंपनसेशन देगा, यानी कि क्षतिपूर्ति देगा। तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट लॉस इंश्योर्ड आफ्टर फायर डैमेज, यानी कि देखा जाए तो 2 स्टेप है। आपको प्रीमियम देना होगा, आग लगेगी, कैलकुलेशन होगी, और इंश्योरेंस जो कंपनी है वो आपको उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। लेकिन फायर डैमेज होने के बाद, आग लगी ही नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सारा काम होगा किसके साथ, आग लगने के बाद होने वाला है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रपोजल फॉर्म इज़ फिल्ड बाय द इंश्योर्ड, यानी कि बीमित को प्रस्ताव पत्र भरना होगा। यानी कि सबसे पहले तो आपको अगर पॉलिसी लेनी है तो एक फॉर्म सा होता है, वो आपको फिल करना होगा। इंश्योरर इवैल्यूएट्स द रिस्क, इंश्योरर क्या करेगा, आपके यहाँ आग लगने की कितनी रिस्क है, उस रिस्क को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा या इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएट करके आपकी क्या डिसाइड करेगा, प्रीमियम डिसाइड करेगा। तो थर्ड फेज होगा प्रीमियम इज़ डिसाइडेड, यानी कि आपके प्रीमियम का निर्धारण होगा कि जैसे मान लो आपका गोदाम है और आपका काम किसका है, बारूद का है, तो भाई आपके यहाँ आग लगने की संभावना क्या है, ज़्यादा। या फिर आपका एक है बिज़नेस कॉटन का, तो कॉटन में आग लगने की संभावना नहीं है, लेकिन आग लगने के बाद नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। और आपकी जो कॉटन की फैक्ट्री है वो किसी बारूद की फैक्ट्री के पास में है, तो आपके यहाँ आग लगने की संभावना ज़्यादा है। या किसी गैस गोदाम के पास में है तो आग लगने की संभावना है। पेट्रोल के पंप के पास है तो आग लगने की संभावना है। समझ रहे हो बात को? और आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आस-पास आपके खेत ही खेत है, बस अकेले आप ही हो, तो वहाँ पे आग लगेगी तो शॉर्ट सर्किट से लगेगी या आकाश से बिजली गिरेगी तो लगेगी, जिनकी संभावनाएँ कम होती है। तो जितनी ज़्यादा रिस्क होगी, उतना ही आपका क्या होने वाला है, प्रीमियम होने वाला है। तो यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन आता है कि ये जो रिस्क का कैलकुलेशन होता है या रिस्क का इवैल्यूएशन होता है, ये कौन करता है? ये करता है एक्चुरियल। कौन करता है? एक्चुरियल। एक्चुरी बोलते हैं इसको, एक्चुरी डिपार्टमेंट या कैलकुलेशन करने वाले को एक्चुरियल बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलिसी इज इश्यूड, और फिर आपका देखो प्रीमियम डिसाइड हो गया, उसके बाद आपको पॉलिसी दे दी जाती है, पॉलिसी आपके लिए जारी कर दी जाती है। तो ये वो 4 स्टेज है जिनके थ्रू आप इंश्योरेंस लेते हो। अब बढ़ते हैं आगे, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। आग लग गई, ठीक है, आपने पॉलिसी करवाई थी, आपके आग लग गई तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? तो एक दावा करना पड़ेगा, और उस दावे का निपटान कैसे होगा? सबसे पहले इंटीमेशन ऑफ लॉस टू इंश्योरर, यानी कि आपके यहाँ आग लग गई, उसकी सूचना आपको किसको देना है? बीमाकर्ता को देना है। जैसे ये प्राइवेट लिमिटेड कोई भी है, जहाँ से आपने फायर इंश्योरेंस लिया, आपके यहाँ आग लग गई, आपने सबसे पहले इसको क्या किया? इन्फॉर्म किया कि देखो ऐसा-ऐसा हुआ है। फिर यहाँ से कोई ना कोई सर्वे करने आएगा और इंस्पेक्शन करेगा, यानी कि सर्वेक्षण और निरीक्षण किया जाएगा।
कि हाँ भाई आग लगी है, कितना क्या नुकसान हुआ है, ठीक है? फिर वह अपने पूरे सर्वे के जो डॉक्यूमेंट है वह सबमिट करेगा कंपनी में, यानी दस्तावेज़ जमा करवाएगा और फिर उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपका क्लेम का सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस है, 4 स्टेप है जिसमें आपका क्लेम का सेटलमेंट होना होता है। ये थी अपनी फायर इंश्योरेंस। अब हम बात करेंगे मरीन इंश्योरेंस की, यानी कि समुद्री बीमा की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब कोई सामान हम समुद्र के रास्ते यानी कि सीवेज से जब हम शिपमेंट करते हैं, तो हमारे जहाज़ की सुरक्षा के लिए हम जो इंश्योरेंस करवाते हैं, उसे हम कौन-सा इंश्योरेंस कहते हैं? मरीन इंश्योरेंस कहते हैं, क्योंकि जो समुद्र से होते हुए हमारा जहाज़ जाता है, हमारा सामान जाता है, तो इसमें 3 चीज़ होती है। एक तो हमारा जहाज़ होता है, और एक हम इसमें जो सामान बेचते हैं वो होता है, और यहाँ से यहाँ तक यानी कि जो वॉयेज होगी, यानी कि जो जल यात्रा होगी, इस जल यात्रा के ज़रिए जो जहाज़ का मालिक है या जो ओनर है उसको क्या होती है, इनकम होती है। तो 3 तरीके की चीज़ इसमें होती है, यानी कि सामान होता है, जहाज़ होता है और वह ट्रांसपोर्टेशन वाला फ्रेट होता है, यानी कि किराया भाड़ा होता है। तो ये तीनों ही तरीके की जो इसमें सिचुएशन होती है, इन सब का क्या होता है, एक तरीके से इंश्योरेंस होता है, तो उसको हम मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। चलिए समझते हैं इसको। Marine insurance is a contract of indemnity under which the insurer undertakes to compensate the insured for loss or damage to goods, ships or freight arising during transit by sea or other waterways। यानी कि समुद्री बीमा एक क्षतिपूर्ति अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता समुद्र या अन्य जलमार्ग से परिवहन के दौरान माल, जहाज या भाड़े को होने वाली हानि या क्षति के लिए बीमित को क्या करता है, क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। इट इज असेंशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एज इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट रिस्क एसोसिएटेड विद मरीन ट्रांसपोर्ट। यानी कि यह जनरली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह समुद्री परिवहन से जुड़े जोखिमों को के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ही होता है। यदि आपका डोमेस्टिक ट्रेड भी है लेकिन वह है वाटरवेज यानी कि जल यात्रा जिसमें इंक्लूड होती है, तो वहाँ भी मरीन इंश्योरेंस एप्लीकेबल होता है। बट इंटरनेशनल ट्रेड में ये ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादातर जो सामान होता है वो समुद्री मार्ग से ही ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ट्रेडर या एक्सपोर्टर होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी को क्या करता है, प्रीमियम पे करता है, और जब जो भी मरीन रिस्क होती है यानी कि समुद्री जो जोखिमें होती है, जैसे जहाज़ का टक्कर लग जाना या जहाज़ का डूब जाना, या फिर कई बार जेटिसन करना होता है, कई बार स्टॉर्म तूफान वगैरह आ जाता है, तो इस तरीके की जो रिस्क होती है, वो सारी होने के बाद इंश्योरर उसके बदले क्या करता है, कंपनसेशन देता है। उसको हम समुद्री बीमा या मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। और जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस के हिस्ट्री की, तो दुनिया में सबसे पहले जो व्यवस्थित तौर पे इंश्योरेंस शुरू हुआ था वो मरीन इंश्योरेंस ही शुरू हुआ था। जनरली हम इसको इटली और इंग्लैंड दोनों के कॉन्टेक्स्ट में जानते हैं कि इटली से भी इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं, यानी कि बातें मिलती है कि इटली के वेनिस नगर में ऐसा हुआ था, और इंग्लैंड से भी मिलता है, क्योंकि 14वीं शताब्दी में जब ट्रेडिंग ज़्यादा होने लग गई थी, तब मरीन इंश्योरेंस एज ए सिस्टमेटिक वे में उभर के सामने आया था, और इंग्लैंड में यह व्यवस्थित तौर पे ज़्यादा उभरा था, बट साथ में इटली का नाम भी इसमें लिया जाता है। समझ लेते हैं, इसका मीनिंग देख लेते हैं। मरीन इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर एग्रीज टू इंडेमनिटी द इंश्योर्ड अगेंस्ट मरीन लॉसेज, दैट इज लॉसेज एक्सीडेंटल टू मरीन एडवेंचर इन कंसिडरेशन ऑफ ए प्रीमियम। यानी कि समुद्री बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता प्रीमियम के बदले समुद्री जोखिमों अर्थात समुद्री साहसिक कार्य से संबंधित हानियों के विरुद्ध बीमित को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का वचन देता है। यानी कि इसमें क्या होता है, आपने प्रीमियम दिया इंश्योरर को यानी बीमाकर्ता को, और इसने कहा कि यदि कोई भी मरीन रिस्क से आपको नुकसान होता है, उसके बदले में मैं तुम्हें क्या करूंगा, कंपनसेट करूंगा। इस बात का जो एग्रीमेंट होता है उसे हम मरीन इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। स्कोप ऑफ मरीन इंश्योरेंस यानी कि समुद्री बीमा का क्षेत्र क्या है, यानी इसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है, यानी क्या कवर होता है। मरीन इंश्योरेंस कवर्स 3 मेन इंटरेस्ट, यानी कि समुद्री बीमा में 3 मुख्य हितों को कवर करता है। सबसे पहला होता है शिप और हुल, यानी कि द वेसल, यानी कि जहाज कह दो या जहाज का पतवार जो होता है, पोत या पतवार जिसको बोलते हैं, वो इसमें कवर होता है। कार्गो यानी गुड्स कैरिड, यानी कि जो भी सामान जहाज यानी परिवहन करवाया जाता है जो सामान, यानी कि नीचे में इसमें बता दूँ, ये लो, यानी कि एक तो हो गया जहाज, ये इसमें कवर होता है कि यानी कि जो हुल होता है या जहाज होता है, यानी कि हम ये कहें बॉडी ऑफ द शिप यानी जहाज का शरीर। सेकंड कार्गो, कार्गो क्या होता है, सामान जो हम भिजवाते हैं, जो परिवहन हम करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्गो। तो कार्गो आपसे पूछा जा सकता है, छोटे ए सेक्शन वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कार्गो। तो कार्गो का मतलब होता है समुद्री मार्ग से जो माल ट्रांजिट करवाया जाता है,
उस गुड्स को क्या कहते हैं, कार्गो कहते हैं, उसका वो इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर होता है फ्रेट यानी इनकम फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन यानी कि भाड़ा कह दो या परिवहन से प्राप्त आय कह दो, क्योंकि इस जहाज़ में ये कार्गो भिजवाया गया था तो इसके बदले में क्या चार्ज किया जाता है, किराया चार्ज किया जाता है। तो किराया वह क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इनकम होती है। मरीन इंश्योरेंस में इन तीनों को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, ये तीनों को ही कवर किया जाता है। नेचर क्या होती है मरीन इंश्योरेंस की यानी कि इसका स्वरूप क्या होता है? इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी कि यह क्षतिपूर्ति का अनुबंध है, यानी कि आपको कोई नुकसान होगा, तो उसकी आपको कर दी जाएगी भरपाई। तो कहने का मतलब यदि आपको नुकसान नहीं हुआ, आपने मुंबई से दुबई आपको क्या किया था, शिपमेंट आपने करवाया, कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, आपको कोई इसका क्लेम नहीं मिलेगा और यदि नुकसान होता है, तो डेफ़िनिटली आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टोटली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। कोई नुकसान होता है तो उसकी आपको भरपाई कर दी जाएगी। इट इज़ बेस्ड ऑन एटमोस्ट गुड फेथ यानी कि यह अत्यंत सद्भाव पर आधारित होता है, यानी सद्भाव का मतलब वही है कि ऑनेस्टली दोनों पार्टी सारे फैक्ट क्या कर दे, एक दूसरे के सामने डिस्क्लोज कर दे। इट इन्वॉल्व्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि इसमें बीमा योग्य हित होना आवश्यक है, यानी कि एट द क्लेम ऑफ मरीन इंश्योरेंस उस टाइम पे बीमित का जो बीमा करता है ऑब्वियसली बीमित बीमित का क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि उस नुकसान से बीमित व्यक्ति को क्या होना चाहिए, आर्थिक हानि होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो बीमा योग्य हित होना जरूरी है। इट इज़ सब्जेक्ट टू मरीन पेरिल्स यानी कि ये समुद्री जोखिमों पर आधारित होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपका जहाज आया बंदरगाह पे आके वहाँ इसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई और वो आपकी पॉलिसी में था ही नहीं, तो आपको उसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा। यानी कि जब तक आप समुद्र में थे वहाँ पे कोई नुकसान होता है तो उसका आपको कवर दिया जाएगा। यानी कि मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड ये ज़्यादा होता है और जो आपका पोर्ट है वहाँ की अगर पॉलिसी में इन्वॉल्व होती है चीज़ें तो वो भी इसमें कवर कर ली जाती है। इट मे बी टेकन फॉर ए वॉयेज और ए पीरियड यानी कि यह या तो आप यात्रा के हिसाब से ले सकते हो या अवधि के हिसाब से ले सकते हो। कैसे? जैसे मान लो यात्रा के मतलब हुआ कि आप मुंबई से दुबई गए, तो मुंबई से दुबई गए, बस आपने इस मुंबई से दुबई जाने का ही क्या करवाया, इंश्योरेंस करवाया, तो ये क्या कहा जाएगा, वॉयेज। वॉयेज का मतलब होता है जल यात्रा। और आपने पीरियड का करवा लिया, जैसे मान लो आपने 1 साल का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आप मुंबई से दुबई भी जाते हो, दुबई से मुंबई भी आते हो, तो चाहे वो आप कितनी बार जाओ, कितनी बार आओ, आपने 1 साल का करवा रखा है, तो 1 साल तक आपका क्या रहेगा, इंश्योरेंस होता रहेगा। तो 2 तरीके का स्ट्रक्चर होता है मरीन इंश्योरेंस का, एक तो यात्रा बेस्ड होता है और एक पीरियड बेस्ड होता है। यात्रा बेस्ड को हम वॉयेज कहते हैं और पीरियड बेस्ड को टाइम पॉलिसी कहते हैं। फीचर्स की बात कर लेते हैं ना कि समुद्री बीमा की विशेषताएँ क्या होती है? यानी कि ये सी रिस्क को कवर करता है, इसमें स्टॉर्म या कोलिजन होते हैं, ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट होता है, रिस्क बेस्ड प्रीमियम होते हैं और डिफाइंड इसकी कुछ टर्म्स वगैरह होती है, तो जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है देख लेते हैं। इट कवर्स रिस्क्स रिलेटेड टू सी ट्रांसपोर्ट यानी कि ये समुद्री परिवहन से संबंधित जोखिमों को कवर करता है। इट इंक्लूड्स वेरियस मरीन पेरिल्स लाइक स्टॉर्म एंड कोलिजन्स यानी कि इसमें तूफान और टक्कर जैसी जोखिमें शामिल होती हैं। इसके अलावा समुद्री जो लुटेरे होते हैं, डकैती होती है, जेटिसन होता है, वो सारी भी इसमें कवर होती है। आगे हम जल्दी उनको देखेंगे। इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट यानी कि इसे एंडोर्समेंट द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। इसको स्टार मार्क लगाओ, क्या चीज़ होती है? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो अभी हम बात करें कि जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, तो जहाज का वॉर की वजह से फँसना बहुत एक आम सी बात है। तो आपने क्या कर रखी थी, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी ले रखी थी, उसमें युद्ध जैसी कोई चीज़ नहीं वो शामिल थी। अब आपने वो टाइम पीरियड पॉलिसी ले रखी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी जो पॉलिसी है वो 2026 के एंड तक चलने वाली है, युद्ध आपका अभी हो रहा है। तो अब उस युद्ध को आप इस पॉलिसी में कैसे तैयार मतलब ऐड करवाओगे? तो जब भी हम पॉलिसी में कोई अमेंडमेंट करवाते हैं, कोई नई चीज़ उसमें जुड़वाते हैं, एडिट करवाते हैं, संशोधन करवाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पॉलिसी को एंडोर्समेंट करना। पॉलिसी का क्या करना, एंडोर्समेंट करना। और एंडोर्समेंट के लिए आप क्या करते हो सकता है आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना पड़े और एंडोर्समेंट के लिए आपको कंपनी को क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है और वह रिस्क आप बाय एंडोर्समेंट उसमें क्या करवा सकते हो, ऐड करवा सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि ये एंडोर्समेंट द्वारा क्या है, हस्तांतरित होता है। यानी कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस टाइम नहीं होती जब आप कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे होते हो, लेकिन बाद में वह राइज़ होती है। तो आप इसको एंडोर्समेंट के द्वारा वह रिस्क इसमें क्या करवा सकते हो, कवर करवा सकते हो। ये इसकी खूबसूरती है। तो इसमें हम हमेशा ये लिखते हैं कि इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट। फिर है प्रीमियम डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिस्क यानी कि जो प्रीमियम है, यानी कि जो आपका जो पेमेंट इसमें जाना है, वह आपकी जोखिम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि नेचर कैसी है जोखिम की, यदि रिस्क की ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपका प्रीमियम अमाउंट भी ज़्यादा होगा, यदि रिस्क कम है तो आपका प्रीमियम भी कम होगा।
पॉलिसी टर्म्स आर क्लियरली डिफाइंड, और इसकी जो आपकी पॉलिसी की शर्तें हैं वह क्लियरली क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए, क्योंकि वह डिफाइन होगी क्लियरली तभी हम कहेंगे कि ये अटमोस्ट गुड फेथ वाले प्रिंसिपल पे क्या है, अप्लाई बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें अत्यंत सद्भाव होना चाहिए। जो भी बातें हैं वो पहले से ही क्या कर दी जाए, एक दूसरे की पार्टी के सामने डिस्क्लोज कर दी जाए। आगे बढ़ते हैं, मैरिन प्रिल्स यानी कि समुद्री जोखिम क्या होती है, इसको स्टार मार्क लगाओ, छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे दोबारा आपको कह दूँ, इंश्योरेंस बीकॉम के सिलेबस में फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है बाय पीडीयूएसयू, यानी कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी की जो बीकॉम का जो सिलेबस है उसमें ये इंश्योरेंस का पेपर पहली बार ऐड हुआ है। और मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी देखा है, वहाँ पे इंश्योरेंस वाला पेपर नहीं है। तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए खास एक तरीके से चैलेंज तो नहीं कहूँगा, बहुत आसान सा पेपर है। इसकी जगह पहले हम एडवर्टाइज़मेंट पढ़ते थे, तो एडवर्टाइज़मेंट हाँ, बिल्कुल एडवर्टाइज़मेंट का हम एज ऑप्शन लेते थे, तो यहाँ से हटा दिया गया है। बहुत अच्छा पेपर आपको ऐड किया है इंश्योरेंस का। जनरली बीकॉम के स्टूडेंट इंश्योरेंस को इतना नहीं पढ़ पाते थे। तो य आपसे क्वेश्चन बहुत आसान से पूछे जाएँगे, कोई बहुत लंबे-चौड़े क्वेश्चन नहीं आएँगे। पहली बार इसका पेपर सेट होगा, और करियर रेडीनेस ही आपको एक वो प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा जहाँ पे इस पेपर को हमने यूनिट वाइज़ आपके लिए क्लियर या कवर किया है। तो चलिए समझते हैं समुद्री जोखिम क्या होती है। Marine perils refer to the various risks or dangers associated with marine adventure, that is transportation of goods, ship or freight over sea or waterways। यानी कि समुद्री जोखिम वे विभिन्न खतरे हैं या जोखिम हैं जो कि समुद्री यात्रा या जलमार्ग द्वारा माल, जहाज या भाड़े के परिवहन से जुड़े होते हैं। These perils are uncertain events that may cause loss or damage and are generally covered under marine insurance policies। यानी कि ये घटनाएँ अनिश्चित होती हैं जो कि हानि या क्षति का कारण बन सकती है, और सामान्यतः जो समुद्री बीमा पॉलिसी होती है उसके अंतर्गत इनको कवर भी किया जाता है। यानी कि आपका ड्यूरिंग द वाटर वेज, यानी कि वो जो वोएज है यानी जल यात्रा है उसके दौरान जो भी आगे आपके जो रिस्क हो सकती है वो सारी रिस्क क्या कही जाती हैं, समुद्री पेरिल्स या समुद्री जोखिम कहा जाता है। जैसे तूफान का आना या डकैती हो जाना या जेटिसन का करना पड़े इमरजेंसी में, वो सब होना, या फिर टक्कर हो जाए जहाज की, वो सारी चीज़ें समुद्री पेरिल्स या समुद्री जोखिम कही जाती है। समझते हैं कौन-कौन सी होती है, पहले इसका मीनिंग जानते हैं। जैसे आपने यहाँ पे जहाज आपका गया, ठीक है? आग लग गई तो ये भी मैरीन पेरिल्स है, आपका जहाज डूब गया ये भी है, स्टॉर्म यानी तूफान आ गया या टक्कर हो गई, इन सब से आपका जो नुकसान होता है सारा, चाहे वो जहाज के हुल का हो, कार्गो का हो और इसके चलते भाड़े का हो, ये सारे ही क्या होते हैं, मैरीन पेरिल्स होते हैं। मीनिंग ऑफ पेरिल्स बात करते हैं। मैरीन पेरिल्स आर एक्सीडेंटल इवेंट्स और डेंजर्स अराइजिंग ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्ट विच may रिजल्ट इन लॉस और डैमेज टू द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड। यानी कि समुद्री जोखिम वे आकस्मिक घटनाएं या खतरे हैं जो समुद्री परिवहन के दौरान उत्पन्न होते हैं और बीमित वस्तु को हानि या क्षति पहुंचा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इन मैरीन पेरिल्स की, यानी कि समुद्री जोखिम की विशेषताएं क्या हैं। दे आर अनसर्टेन एंड एक्सीडेंटल इन नेचर, यानी कि ये अनिश्चित है और आकस्मिक प्रकृति की होती है। पहली बात तो किसी को नहीं पता कब होगी, यानी अनसर्टेन है। और दूसरी बात ये यकायक होती है, यानी एक्सीडेंट तरीके की होती है, तो हम इसको ऐसे पहले से ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। दे अराइज ड्यूरिंग मरीन एडवेंचर और ट्रांजिट, यानी कि ये समुद्री यात्रा या परिवहन के दौरान उत्पन्न होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप पोर्ट पे खड़े हो वहीं पे ही हो जाए, ऐसा नहीं होता, जनरली यात्रा के दौरान होती है। दे मे कॉज पार्शियल और टोटल लॉस, यानी इससे आपकी या तो पूरी तरीके से पूर्ण हानि होगी या फिर आपकी आंशिक हानि होगी। यानी कि कई बार क्या होता है, टाइटैनिक ही हो जाए समुद्र जहाज अपना, यानी डूब ही जाए पूरा, तो या तो पूर्ण तौर पे इसमें हानि होती है या फिर इसमें कुछ पार्शियली हानि भी हो सकती है। दे आर जनरली बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, और जनरली ये सारी रिस्क मानव नियंत्रण के क्या होती है, बाहर होती है। यानी कि समुद्र में जब तूफान आता है, ऐसा नहीं कि हम ये कह दें हैं कि ये फलानी पार्टी ने करवाया था या फिर कोई इसमें आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि ये बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल होता है, टोटली ये एक्ट ऑफ गॉड होते हैं, पूरा का पूरा नेचर पे होता है ये बेस्ड। तो ये इसकी क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। टाइप्स ऑफ मरीन पेरिल्स की बात कर लेते हैं। समुद्री जोखिम के प्रकार क्या है, जैसे स्ट्रॉम या वेव्स का होना, यानी कि तूफान का आना, फायर यानी आग लग जाना, कोलिजन यानी कि टकराव हो जाना, सिंकिंग यानी जहाज का डूब जाना, स्ट्रैंडिंग यानी जहाज का किसी चट्टान में या कहीं बैंक्स पे फंस जाना,
पायरेसी यानी कि डकैती हो जाना, जैसे आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऐसी कोई मूवी देखी होगी समुद्री लुटेरों वाली। जेटिसन का मतलब होता है इमरजेंसी में जब जो समुद्र का जहाज का जो सामान होता है उसको क्या करना, कार्गो को समुद्र में फेंकना ताकि जहाज का बोझ कम हो सके, उसको जेटिसन कहते हैं। बैरेटरी यानी जानबूझकर धोखाधड़ी करना। एक्सप्लोजन यानी कि ऐसा कोई विस्फोटक पदार्थ होना जिससे ब्लास्ट हो जाए, वो होना। या वॉर की रिस्क यानी युद्ध जनित जो हानियाँ होती है, ये सारी मरीन पेरिल्स के टाइप्स होते हैं। देख लेते हैं, क्यों को जानते हैं। पेरिल्स ऑफ द सी यानी कि समुद्र के खतरे। अच्छा नाम है, आप इस पे मूवी भी बना सकते हो या कहानी लिख सकते हो, समुद्री लुटेरे की तरह समुद्र के खतरे। समझते हैं। दीज इंक्लूड नेचुरल हैज़र्ड्स लाइक स्टॉर्म्स, वेव्स एंड रॉ सी कंडीशन व्हिच आर पेक्यूलियर टू सी नेविगेशन। यानी कि इसमें इनमें प्राकृतिक खतरे शामिल होते हैं, जैसे तूफान का आना, ऊंची लहरों का होना, समुद्र की प्रतिकूल परिस्थितियों का होना, तो जो कि आपकी समुद्री यात्रा के लिए विशेष होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शिप डैमेज ड्यू टू स्टॉर्म यानी कि तूफान के कारण आपके जहाज का क्षतिग्रस्त होना, ये पेरिल्स ऑफ द सी कहा जाता है। फायर की बात कर लेते हैं। लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय फायर ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्ट इज कवर्ड एज ए मरीन पेरिल, यानी कि समुद्री परिवहन के दौरान आग से होने वाली हानि या क्षति को भी समुद्री जोखिम माना जाता है। क्लिजन का मतलब होता है टक्कर होना, यानी कि किसी चट्टान से टकराव हो जाना या किसी दूसरे जहाज से भिड़ जाना या उससे टकराव होना, दोनों ही इसमें जनरली कंसिडर किया जाता है। डैमेज कॉज्ड ड्यू टू क्लिजन बिटवीन शिप्स और विद अदर ऑब्जेक्ट्स इन ए मरीन पेरिल, यानी कि जहाजों के बीच या अन्य वस्तुओं से टक्कर के कारण होने वाली क्षति समुद्री जोखिम कही जाती है। सिंकिंग यानी कि जहाज का डूब जाना। व्हेन ए शिप सिंकिंग ड्यू टू एनी रीजन द रिजल्टिंग लॉस इज कवर्ड अंडर मैरिन पेरिल, यानी कि जब जहाज किसी कारण से डूब जाता है तो उससे होने वाली हानि समुद्री जोखिम के अंतर्गत आती है। फिर है स्ट्रैंडिंग यानी कि जहाज का कहीं फंस जाना। व्हेन ए शिप गेट्स स्टक ऑन रॉक्स और सैंड बैंक्स इट इज कॉल्ड स्ट्रैंडिंग, यानी कि जब जहाज चट्टानों या कहीं रेत में फँस जाता है तो उसे स्ट्रैंडिंग कहते हैं। यानी वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे हम जेसीबी बुला लेंगे और उससे उन चीज़ों को निकलवा लेंगे, या फिर कोई हमने क्रेन वगैरह बुला ली, जेसीबी तो खुदाई के काम आती है, क्रेन बुला ली। जहाज में ऐसी कोई क्रेन नहीं होती है, तो कई बार क्या है कि जहाज फँस जाता है, तो उससे भी नुकसान होता है, तो उसका भी समुद्री पेरिल में आता है। फिर है पायरेसी यानी कि समुद्री डकैती। लॉस कॉज्ड ड्यू टू थेफ्ट और अटैक बाई पायरेट्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए मैरिन पेरिल, यानी कि समुद्री डाकुओं द्वारा किए गए हमले या चोरी से होने वाली हानि भी समुद्री जोखिम है। फिर है जेटिसन। जेटिसन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये आपसे पूछा जाएगा। इट रेफर्स टू द इंटेंशनल थ्रोइंग ऑफ गुड्स इनटू द सी टू सेव द शिप ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, यानी कि आपातकालीन स्थिति में जहाज को बचाने के लिए माल को समुद्र में फेंकना क्या कहा जाता है, जेटिसन कहा जाता है। आपसे ए सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसको आप दिमाग में सेट कर लो। जेटिसन का मतलब होता है जब कोई इमरजेंसी हो जाए और जहाज को बचाना जरूरी हो जाता है, तब जहाज का जो कार्गो होता है उस कार्गो के सामान को, यानी कि कार्गो को समुद्र में फेंकना, जानबूझ के फेंकना, ताकि वजन कम किया जा सके, बोझ कम किया जा सके और जहाज को और जहाज पर काम करने वाले लोगों को बचाया जा सके। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जेटिसन कहते हैं। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि हम बच्चे और माँ में से, दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। तो जब माँ को बचाने के लिए कई बार डॉक्टर क्या करता है, माँ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है और बच्चे को नहीं बचा पाते हैं, तो एक तरीके से वो एक जेटिसन जैसा ही है। यानी कि जब हम जहाज को बचाना चाहते हैं तो हमने कार्गो को समुद्र में फेंकते हैं, तो वह क्या होता है, जेटिसन कहा जाता है। फिर है बैरेट्री, यानी कि कप्तान या चालक दल की धोखाधड़ी करना। लॉस कॉज्ड ड्यू टू फ्रॉडलेंट और रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द शिप्स मास्टर और क्रू इज नोन एज बैरेट्री, यानी कि जहाज के कप्तान या चालक द्वारा किए गए धोखाधड़ीपूर्ण या अनुचित कार्यों से होने वाली हानि को बैरेट्री कहा जाता है। जनरली ये वाली चीज़ समुद्री जो जोखिम है उसमें कंसिडर नहीं की जाती है। यदि आपकी पॉलिसी में होती है तो अलग बात है। जब ये साफ साफ पता चल जाती है तो जो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है उसमें इन चालकों से क्या किया जाता है, कंपनी रिकवरी कर सकती है। तो ये ज़रूर आप इसको देखना। बैरेटरी का मतलब क्या होता है, एग्ज़ाम में आप इसको एक्सप्लेन यही करोगे कि जब समुद्री चालक या समुद्री क्रू के द्वारा जानबूझ के जो धोखाधड़ी की जाती है, कोई ऐसा काम किया जाता है जिससे नुकसान होता है, तो इसे क्या कहते हैं, बैरेटरी कहते हैं। फिर एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट। डैमेज कॉज्ड ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑन द शिप इज कवर्ड अंडर मैरिन पेरिल्स, यानी कि जहाज पर विस्फोट से होने वाली क्षति समुद्री जोखिम के अंतर्गत कंसिडर की जाती है।
और वॉर रिस्क यानी कि युद्ध जोखिम यूजुअली कवर्ड सेपरेटली। लॉस ड्यू टू वॉर, एनिमी अटैक और सिमिलर सिचुएशंस में बी कवर्ड अंडर स्पेशल पॉलिसीज, यानी कि युद्ध, शत्रु के हमले या किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से होने वाली हानि को विशेष पॉलिसियों के अंतर्गत कवर किया जाता है। यानी कि यदि ये स्टैंडर्ड पॉलिसी में नहीं होता है, तो जब आप इसको ऐड करवाते हो तो आपको एंडोर्स करवाना पड़ता है और उससे आप अपनी पॉलिसी में क्या करवा सकते हो, वॉर रिस्क को एंडोर्स करवा सकते हो। अब बात करते हैं पेरिल्स नॉट कवर्ड, यानी कि वे जोखिमें जो कवर नहीं होती है। सबसे पहले ऑर्डिनरी वियर एंड टियर, यानी कि सामान्य घिसाव नहीं इसमें कवर होता है। इनहेरेंट डिफेक्ट ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तु का जो आंतरिक दोष है वह इसमें कवर नहीं होता है। डिले इन ट्रांजिट, यानी कि आपने परिवहन में देरी की है तो भी इसमें नहीं होता है। एंड नेग्लिजेंस ऑफ इंश्योर्ड, और बीमित व्यक्ति की लापरवाही से होने वाले नुकसान भी इसमें कवर नहीं होता है। तो ये वो पेरिल्स है जो इसमें कवर नहीं होता है। इम्पोर्टेंस क्या है मरीन पेरिल्स का, यानी कि जो समुद्री जोखिम है इसका महत्व क्या है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्कोप ऑफ मरीन इंश्योरेंस। पहली बात तो हम उन जोखिमों को जब जान लेते हैं तो ये हमारे समुद्री बीमा के क्षेत्र को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। इट असिस्ट इन प्रॉपर क्लेम सेटलमेंट, और जब हमें ये पता चल गया कि ये सारी जोखिमें हैं जो इसमें कवर होनी है नहीं होनी है, तो ये हमें दावा निपटान में क्या करती है, मदद करती है। यानी कि हमारी पॉलिसी में पहले से ही वो मेंशन होती है। तो जो चीज़ मेंशन नहीं होती है, जो इस तरीके से मेंशन होती है कि भई ये कवर नहीं किया जाएगा, तो ये हमें क्लेम का सेटलमेंट करने में प्रॉपर गाइड इसमें मिल जाता है। इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी रिगार्डिंग कवर्ड रिस्क, और ये हमारे कवर किए गए जोखिमों की स्पष्टता को क्या करता है, प्रदान करता है कि भई आपकी ये रिस्क है जिसको हम कवर करेंगे, जिसको नहीं करेंगे, तो इन बारे में हमें क्या होती है, क्लैरिटी रहती है। एंश्योर्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें हमें आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है कि हाँ भाई ठीक है, आप इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी मरीन पेरिल से हम बैठे हैं, आप तो अपना काम करो। तो इन सब में मरीन पेरिल्स का क्या है, इंपॉर्टेंस है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस की, यानी कि मरीन इंश्योरेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। Marine insurance can be classified into different types based on the subject matter insured, यानी कि समुद्री बीमा को बीमित विषय के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। These types indicate what is being insured in a marine adventure such as ship, cargo और freight, यानी कि ये प्रकार यह दर्शाते हैं कि समुद्री यात्रा में क्या बीमित किया जा रहा है, या जहाज का बीमा हो रहा है, या माल का हो रहा है, या भाड़ा का हो रहा है। जनरली तीनों का ही होता है, और कई बार इसको क्या है कि शिपमेंट करने वाला जो ओनर होता है वो तीनों का ही रखता है, और जो शिपमेंट करवाते हैं जो कस्टमर्स होते हैं उनको जो शिपमेंट के चार्ज होते हैं उसी में इंक्लूड कर देते हैं। तो ये देखा जाता है कि आपने हुल का करवाया है, या कार्गो का करवाया है, या फ्रेट का करवाया है, या ओवरऑल तीनों का करवाया है। तो देख लेते हैं तीनों का ही। सबसे पहले होता है हुल इंश्योरेंस, हुल कह दो या हल इंश्योरेंस कह दो, यानी कि जहाज का बीमा, यानी कि जो जहाज की बॉडी होती है, जहाज थोड़ा ऐसा बन गया, इसको दिल पे मत लेना। इस जहाज की बॉडी का जो इंश्योरेंस किया जाता है दैट इज हल इंश्योरेंस। हल या हुल कह दो। हुल इंश्योरेंस covers the ship or vessel and its equipment against risks of the sea, यानी कि कुल बीमा जहाज और उसके उपकरणों को समुद्री जोखिमों से होने वाली क्षति के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इट प्रोटेक्ट्स द ओनर ऑफ द सी फ्रॉम लॉसेज ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेसल, यानी कि यह जहाज के मालिक को जहाज के नुकसान या नष्ट होने से होने वाली हानि से बचाता है। क्या की फीचर्स क्या है इसके, इट कवर्स शिप स्ट्रक्चर एंड मशीनरी, यानी कि इसमें जहाज की संरचना और मशीनरी को कवर करता है। मेनली टेकन बाय शिप ओनर्स, और जनरली यह जहाज के मालिक द्वारा करवाया जाता है। इट कवर्स रिस्क लाइक कोलिजन, स्टॉर्म और सिंकिंग, जनरली इसमें टक्कर को तूफान की वजह से या डूबने की वजह से जो जोखिम होती है वो इसमें शामिल की जाती है, क्योंकि जहाज को तो इन्हीं से नुकसान होगा। या तो जहाज कहीं से टकरा जाएगा तो जहाज को नुकसान होगा, या किसी तूफान में फंस जाएगा तो नुकसान होगा, या सिंकिंग से होता है, या एक होता है स्ट्रैंडिंग, यानी कि जहाज कहीं स्टक हो गया, किसी सैंड बैंक में या किसी चट्टान में स्टक हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ ए सी इज डैमेज्ड ड्यू टू स्टॉर्म, फुल इंश्योरेंस विल कवर द लॉस, यानी कि यदि जहाज तूफान के कारण क्षतिग्रस्त होता है तो हुल बीमा उस हानि को क्या करेगा, कवर करेगा। अब बात करते हैं कार्गो इंश्योरेंस। जैसे हमें पता ही है कार्गो क्या होता है, समुद्र में सॉरी जहाज में जो माल भिजवाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्गो कहते हैं, यानी माल का बीमा। Cargo insurance covers goods or merchandise carried from one place to another by sea or other modes of transport, यानी कि माल बीमा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाने वाले सामान को कवर करता है।
इट प्रोटेक्ट्स ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स फ्रॉम लॉस और डैमेज टू गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, यानी कि यह व्यापारियों और निर्यातकों को परिवहन के दौरान माल के नुकसान या क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि आपने मुंबई से दुबई के लिए जहाज भिजवाया है, ठीक है, मुंबई टू दुबई, तो आपका जहाज है, तो जहाज का इंश्योरेंस होगा, दैट इज फुल इंश्योरेंस, और इसमें जो सामान आपने लदवाया है उसके लिए होगा कार्गो इंश्योरेंस, ठीक है। तो जो भी ट्रेडर या एक्सपोर्टर होता है उसको जो भी इस कार्गो का नुकसान होगा, यानी कि जो भी जोखिम होगी उस सामान के नुकसान होने की, उसके अगेंस्ट उनको कार्गो इंश्योरेंस करवा दिया जाता है या उसको कार्गो इंश्योरेंस करवाना होता है। की फीचर्स क्या है इसके? इट कवर्स गुड्स इन ट्रांजिट, यानी कि यह परिवहन के दौरान माल को कवर करता है। इट कैन बी टेकन फॉर सिंगल और मल्टीपल शिपमेंट्स, यानी कि आप चाहो तो एक अकेले शिपमेंट के लिए आप ले सकते हो या फिर आप कई शिपमेंट के साथ एक पॉलिसी ले सकते हो। यानी कि या तो आप वोएज ले सकते हो, वोएज का मतलब क्या हो गया, एक यात्रा विशेष के लिए ले सकते हो, या फिर आप इसको टाइम के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। इट इंक्लूड्स रिस्क्स लाइक थेफ्ट, फायर, डैमेज, यानी कि इसमें चोरी से, आग से या क्षति जैसी जो जोखिम होती है वो सारी कवर हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू यूके आर कवर्ड अंडर कार्गो इंश्योरेंस, यानी कि भारत से यूके भेजे गए माल का बीमा होना कार्गो इंश्योरेंस कहा जाएगा। फिर आता है फ्रेट इंश्योरेंस, यानी कि भाड़ा बीमा। फ्रेट इंश्योरेंस कवर्स द लॉस ऑफ फ्रेट, यानी कि इनकम दैट द शिप ओनर एक्सपेक्ट्स टू अर्न इफ द गुड्स आर सेफली डिलीवर्ड, यानी कि भाड़ा बीमा उस आय को कवर करता है जो कि एक जहाज मालिक को माल के सुरक्षित पहुंचने पर प्राप्त होती है। यानी कि मुंबई से दुबई सामान भेजा गया, यानी कार्गो करवाया गया जहाज, ठीक है, तो जहाज सेफली तरीके से मुंबई से चलकर कहाँ पहुंच गया, दुबई पहुंच गया, और दुबई डिलीवर होते ही यानी कि जो इनकम होती है इस जहाज के मालिक को, इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रेट बोलते हैं। और जब यहाँ पे बीच में यहीं कोई गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेट का उसको नुकसान झेलना पड़ेगा, तो वह उसके अगेंस्ट जो बीमा करवाता है उसे हम फ्रेट इंश्योरेंस कहते हैं। If the cargo is lost or damaged, the freight may not be earned and this loss is covered by freight insurance। यदि माल नष्ट हो जाता है तो भाड़ा प्राप्त नहीं होगा, और भाड़ा प्राप्त नहीं होगा तो उससे होने वाली हानि के अगेंस्ट जो बीमा करवाया जाता है उसे हम भाड़ा बीमा कहते हैं या फ्रेट इंश्योरेंस कहते हैं। की फीचर्स क्या है इसके? इट कवर्स एक्सपेक्टेड इनकम, यानी कि यह अपेक्षित आय को कवर करता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको एक्सपेक्टेड इनकम इतनी होनी थी, बस उसको ये कवर करता है। इट टेकन बाई शिप ओनर्स और कैरियर्स, यानी कि यह जहाज मालिक या परिवहनकर्ता द्वारा लिया जाता है। लिंक्ड विथ सेफ डिलीवरी एंड गुड्स, यानी कि यह माल की सुरक्षित डिलीवरी पर निर्भर करता है। यानी कि अगर सामान ए पॉइंट से बी पॉइंट पे सेफली डिलीवर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं मिलना, और यदि कुछ बीच में नुकसान होता है तो उसके कंपनसेशन में आपको फ्रेट इंश्योरेंस की क्लेम मिल जाती है। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट द शिप ओनर लॉस फ्रेट विच इज कवर्ड अंडर फ्रेट इंश्योरेंस, यदि माल रास्ते में नष्ट हो जाता है तो जहाज मालिक को भाड़ा नहीं मिलता है, जिसे भाड़ा बीमा क्या करता है, कवर करता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी इंश्योरेंस, यानी कि दायित्व बीमा। एडवांस कॉन्सेप्ट है, क्या होता है ये? लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर्स लीगल लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम डैमेज कॉज्ड टू थर्ड पार्टीज ड्यूरिंग मरीन ऑपरेशंस, यानी कि दायित्व बीमा समुद्री संचालन के दौरान तीसरे पक्ष को हुए नुकसान के कारण उत्पन्न कानूनी दायित्व को कवर करता है। जैसे इफ ए शिप डैमेजेज अनोदर शिप द लायबिलिटी इज कवर्ड अंडर दिस इंश्योरेंस, यानी कि यदि एक जहाज दूसरे जहाज को नुकसान पहुंचाता है तो का दायित्व भी इस बीमा के अंतर्गत कवर होता है। इसे हम लायबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं। फिर आती है मिक्स्ड मरीन इंश्योरेंस, यानी कि मिश्रित समुद्री बीमा। दिस टाइप कंबाइंस मोर देन वन टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस सच एज कार्गो एंड फ्रेट टुगेदर, यानी कि इस प्रकार के बीमा में एक से अधिक प्रकार की समुद्री बीमा को एक साथ शामिल किया जाता है, जैसे माल और भाड़ा दोनों का। यानी हमने कहा फुल इंश्योरेंस अलग हो गया, फिर कार्गो होता है, फिर फ्रेट है, तो यानी कि जब इसमें ये सारे इंक्लूड कर लेते हैं तो हम इसको मिक्स्ड मरीन इंश्योरेंस कहते हैं, और जनरली मिक्स्ड ही होता है। डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस एंड पॉलिसी, यानी कि मरीन इंश्योरेंस में यानी कि समुद्री बीमा में और पॉलिसी में क्या अंतर होता है? टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, यानी कि समुद्री बीमा के प्रकार होते हैं कि व्हाट इज इंश्योर्ड, यानी कि आपने क्या बीमा करवाया है, आपने शिप का बीमा करवाया है या गुड्स का करवाया है या भाड़े का करवाया है, यानी जहाज माल या भाड़ा आपने किसका इंश्योरेंस करवाया। वहीं बात करें मरीन पॉलिसी, यानी कि आपने पॉलिसी किस प्रकार की ली है,
यानी हाउ इंश्योरेंस इज़ स्ट्रक्चर, यानी कि आपका बीमा किया कैसे गया है, यानी कि आपने किसी यात्रा विशेष यानी कि वोयेज का बीमा करवाया है या फिर आपने टाइम पॉलिसी ली है, यानी कि एक समय के अकॉर्डिंग आपने जैसे 1 साल का बीमा करवा रखा है, तो 1 साल में आप चाहे कितनी बार आवा-जावी करो आपका बीमा रहेगा। तो आपने टाइम पॉलिसी करवा रखी है या एक पर्टिकुलर यात्रा के लिए, यानी कि जनरली जो डेली रूटीन में जाते हैं वह टाइम पॉलिसी लेते हैं और जो कोई पर्टिकुलर एक यात्रा के लिए जा रहा है तो वह वोयेज लेता है। तो मरीन पॉलिसी होता है कि हाउ इंश्योरेंस इज स्ट्रक्चर, यानी कि आपका बीमा कैसे किया गया है। वहीं मरीन इंश्योरेंस क्या होता है कि आपका बीमा क्या है, यानी आपने किसका बीमा करवाया है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मरीन पॉलिसीज की। चीज़ यानी कि जो समुद्री बीमा पॉलिसियाँ होती हैं उनके क्या प्रकार होते हैं, जैसे अभी हमने कहा या तो आप अपनी यात्रा विशेष का बीमा करवा सकते हो या एक टाइम पीरियड के लिए क्या करवा सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो। तो चलिए समझते हैं इनको। Marine insurance policies are designed in different forms to suit the varying needs of traders, ship owners and exporters। यानी कि समुद्री बीमा पॉलिसियाँ व्यापारियों, जहाज मालिकों और निर्यातकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग रूपों में बनाई जाती है। Each type of policy provides coverage under specific conditions and situations। यानी कि प्रत्येक पॉलिसी विशेष परिस्थितियों के अनुसार और शर्तों के अनुसार सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि हर एक पॉलिसी की अपनी कंडीशंस होती है, अपनी सिचुएशंस होती है और उनके अकॉर्डिंग वह बीमित को सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है। पहली समझते हैं हम वोयेज पॉलिसी यानी कि यात्रा पॉलिसी। A voyage policy covers the subject matter for a specific voyage from one place to another। यानी कि यात्रा पॉलिसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक की एक निश्चित यात्रा के लिए बीमा प्रदान करती है। जैसे मान लो आप मुंबई से आप दुबई के लिए आपका शिपमेंट हो रहा है, तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की जो यात्रा होगी उसी को ही इस पॉलिसी में क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। द रिस्क स्टार्ट्स व्हेन द जर्नी बिगिंस एंड एंड्स व्हेन द डेस्टिनेशन इज रीच्ड। यानी कि जोखिम यात्रा शुरू होने के साथ प्रारंभ होता है और गंतव्य तक पहुंच समाप्त हो जाता है। यानी कि जैसे यहाँ से आपका स्टार्ट होगा शिपमेंट और यहाँ पे पहुंच गया, बस इतनी ही दूरी का क्या होगा, आपका इंश्योरेंस होगा, जिसे हम वोएज पॉलिसी कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं की फीचर्स क्या है। इट कवर्स ओनली वन स्पेसिफिक जर्नी, यानी कि यह केवल एक निश्चित यात्रा को ही कवर करती है। सुटेबल फॉर ओकेजनल शिपमेंट्स, यानी कि जो अनियमित या एक बार के लिए जो शिपमेंट जाता है, कभी कभार जो जाता है उसके लिए उपयुक्त होती है। एंड इट रिस्क एंड्स ऑटोमेटिकली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वॉयेज, यानी कि यात्रा पूरी होने के साथ ही जोखिम या यूं कहे बीमा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मुंबई टू लंदन अंडर ए सिंगल शिपमेंट, यानी कि मुंबई से लंदन तक भेजे गए माल के लिए एक बार का बीमा वोएज पॉलिसी के अंतर्गत या यूँ कहें उसके लिए वोएज पॉलिसी कंसिडर हो जाती है। बात करते हैं टाइम पॉलिसी की, तो सीधी-सी बात है, जिनका दिल्ली का आना-जाना होता है, यानी जिनका बार-बार आना-जाना होता है, तो वह वोएज पॉलिसी नहीं लेकर वह टाइम पॉलिसी लेते हैं। A time policy covers the subject matter for a specified period, usually 1 year। यानी कि समय पॉलिसी एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 साल होती है, उसके लिए बीमा प्रदान करती है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर इंश्योरिंग शिप्स रादर देन कार्गो, यानी कि इसका जो उपयोग है मुख्यतः जहाज़ों के लिए बीमा किया जाता है, ना कि माल के लिए। यानी कि जो ये टाइम पॉलिसी वगैरह होती है, ये जहाज़ की बॉडी के लिए होती है। जनरली कार्गो का जो बीमा वगैरह होता है वो अलग तरीके से होता है, या क्योंकि उसमें वो जो कार्गो है वह तो चेंज होता रहता है। कभी ऐसा सामान होता है जो जल्दी खराब हो सकता है, जिसके साथ रिस्क ज़्यादा होती है, तो कुछ सामान ऐसा हो सकता है जिसके साथ रिस्क कम होती है। जो कार्गो होता है उसके लिए इंश्योरेंस जनरली अलग होता है, और जो टाइम पॉलिसी है उसमें फुल इंश्योरेंस होता है, यानी कि जहाज की बॉडी के रिगार्डिंग होता है। की फीचर्स देख लेते हैं। इट कवर्स रिस्क फॉर ए फिक्स्ड टाइम पीरियड, यानी कि यह निश्चित समय अवधि के लिए जोखिम को कवर करती है। नॉट लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक वॉयेज, यानी कि किसी विशेष यात्रा तक सीमित नहीं होती, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में आप जितनी भी यात्राएँ करोगे, सबके लिए आपका इंश्योरेंस होगा। एंड कॉमनली यूज्ड फॉर फुल इंश्योरेंस, यानी कि मुख्यतया यह जहाज के बीमा के लिए उपयुक्त होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें, ए शिप इंश्योर्ड फॉर 1 ईयर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वॉयेजेज़, यानी कि एक जहाज का 1 वर्ष के लिए बीमा है, चाहे वह कितनी बार क्या करे, यात्राएँ करे। तो हमें समझ में आ गया, वॉयेज का मतलब होता है यात्रा, यानी कि एक यात्रा के लिए एक वॉयेज इंश्योरेंस हो गया। वहीं आप टाइम पीरियड के लिए आपने ले लिया, तो आप चाहे जितनी बार इसमें इसे क्रॉस करो आपका क्या रहता है, इंश्योरेंस रहता है।
मिक्स्ड पॉलिसी की बात करते हैं मिश्रित की। ए मिक्स्ड पॉलिसी कंबाइन्स द फीचर्स ऑफ बोथ वॉयेज एंड टाइम पॉलिसीज, यानी कि मिश्रित पॉलिसी यात्रा और समय पॉलिसी दोनों के गुणों का संयोजन होती है। इट प्रोवाइड्स कवरेज फॉर ए स्पेसिफिक वॉयेज विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, यानी कि यह निश्चित यात्रा को एक निश्चित समय सीमा के भीतर कवर देती है। यानी कि जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्स्ड पॉलिसी बन जाती है जिसमें दोनों के ही गुण होते हैं। की फीचर्स की बात कर लेते हैं। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयेज एंड टाइम पॉलिसी, यह यात्रा और समय पॉलिसी दोनों का मिश्रण है। इट कवर्स जर्नी विद इन अ टाइम लिमिट, ये समय सीमा के भीतर यात्रा को कवर करती है। एंड इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, यह ज़्यादा लचीलापन प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल शिपमेंट फ्रॉम इंडिया टू यूएसए विद इन 3 मंथ्स, यानी कि अ, भारत से अमेरिका की जो यात्रा है, जो 3 महीने के भीतर जो माल भेजा जाएगा उस माल का बीमा, यानी कि सीधी सी बात है जिसमें टाइम पीरियड भी ऐड हो जाए और प्लस में यात्रा भी जिसमें क्या हो जाए, ऐड हो जाए, दोनों की मिक्स, दोनों के गुणों का जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाए उसको हम मिक्स्ड पॉलिसी कहेंगे। फिर आती है फ्लोटिंग पॉलिसी। ए फ्लोटिंग पॉलिसी इज यूज्ड व्हेन गुड्स आर टू बी शिप्ड फ्रीक्वेंटली, यानी कि फ्लोटिंग पॉलिसी का उपयोग तब किया जाता है जब बार-बार शिपमेंट किया जाता है। द डिटेल्स ऑफ शिपमेंट्स आर नॉट स्पेसिफाइड एट द बिगिनिंग एंड आर डिक्लेयर्ड लेटर, यानी कि इसमें प्रारंभ में सभी विवरण नहीं दिए जाते बल्कि बाद में घोषित किए जाते हैं। यानी कि इसमें बाद में चीज़ें अपडेट की जाती हैं क्योंकि बार-बार शिपमेंट होता है तो क्योंकि हर बार आप जैसे पहले से आप नहीं बता सकते तो आपका जो यूँ कहें यात्रा की शुरुआत में आपको सारी चीज़ें अपडेट करनी होती है, तो हम उसको फ्लोटिंग पॉलिसी कहते हैं। ये फीचर्स क्या है? सूटेबल फॉर रेगुलर शिपमेंट्स, यानी कि जो नियमित शिपमेंट करते हैं उनके लिए उपयुक्त होती है। इट कवर्स मल्टीपल कंसाइनमेंट्स, और ये कई शिपमेंट्स को एक साथ कवर करती है। एंड इट डिटेल्स डिक्लेयर्ड लेटर, यानी कि इसमें डिक्लेरेशन क्या होता है, बाद में अपडेट होते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएँ हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक्सपोर्टर सेंडिंग गुड्स एवरी मंथ अंडर वन पॉलिसी, यानी कि एक निर्यातक जो हर महीने एक किसी पॉलिसी के अंतर्गत माल बेचता है, उन देशों के लिए ये फ्लोटिंग पॉलिसी सूटेबल होती है। वैल्यूड पॉलिसी की बात करते हैं, मूल्यांकित पॉलिसी। इन ए वैल्यूड पॉलिसी द वैल्यू ऑफ द इंश्योर्ड गुड्स इज एग्रीड अपॉन इन एडवांस, यानी कि मूल्यांकित पॉलिसी में बीमित वस्तु का मूल्य पहले से निर्धारित होता है कि भाई जो आप सामान या कार्गो भेज रहे हो उसका ये वैल्यू है, तो यदि आगे क्लेम भी होगा तो ये वैल्यू पहले से डिसाइड होगी, तो कैलकुलेशन वगैरह करने की नीड नहीं होती, तो वहाँ ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। द इंश्योरर पेज़ द एग्रीड अमाउंट इन कैश ऑफ लॉस, यानी कि और हानि होने पे बीमाकर्ता उसी तय राशि के अनुसार क्या करता है, भुगतान करता है। की फीचर्स क्या है? वैल्यू इज़ फिक्स्ड बिफोरहैंड, यानी कि मूल्य देने से पहले ही निर्धारित हो जाता है। इट अवॉइड्स डिस्प्यूट एट द टाइम ऑफ क्लेम, और दावा के समय विवाद होने की संभावना इसमें कम हो जाती है क्योंकि वैल्यू का पहले से ही क्या कर दिया गया है, फिक्स हो गया है। इट इज़ सूटेबल फॉर गुड्स विद फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, यानी कि परिवर्तनीय मूल्य वाली वस्तुओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। यानी कि ऐसा सामान जैसे आप यहाँ से यहाँ भेज रहे हो और यात्रा में 15 दिन लग रहे हैं, तो यहाँ पे भेज रहे थे तब मान लो वैल्यू कुछ और थी और यहाँ पे जाते-जाते वैल्यू कुछ और हो गई, यानी कि कोई ऐसा सामान हो जो अति अल्पकालीन का हो, वह खराब भी जल्दी हो जाता हो। तो इस तरीके की जो फ्लक्चुएट होती है प्राइस, वहाँ पे यह पॉलिसी ज़्यादा सूटेबल करती है उन गुड्स के साथ। अब बात करते हैं ओपन पॉलिसी की। एन ओपन पॉलिसी इज़ अ कंटीन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट दैट कवर्स ऑल शिपमेंट्स मेड ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि खुली पॉलिसी एक निरंतर अनुबंध है जो एक निश्चित अवधि के दौरान किए गए सभी शिपमेंट्स को कवर करती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन लार्ज स्केल ट्रेडिंग, और इसका उपयोग बड़े पैमाने पे व्यापार में किया जाता है। यानी कि होता क्या है कि जो जनरली पॉलिसी ली जाती है वो ओपन पॉलिसी ली जाती है क्योंकि स्पेसिफाइड जो टाइम पीरियड होता है उसमें बार-बार आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़े, इसलिए आप एक ओपन पॉलिसी लेते हो। की फीचर्स क्या है? इसमें कंटीन्यूअस कवरेज मिलता रहता है, यानी कि निरंतर सुरक्षा प्रदान रहती है। नो नीड टू टेक सेपरेट पॉलिसी फॉर ईच शिपमेंट, और आपको प्रत्येक शिपमेंट के लिए अलग से पॉलिसी लेने की आवश्यकता नहीं होती। एंड इट सेव्स टाइम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, और ये समय और प्रशासनिक कार्य की बचत भी करता है। स्पेसिफिक पॉलिसी समझ लेते हैं। विशेष पॉलिसी या विशिष्ट पॉलिसी, एक स्पेसिफिक पॉलिसी कवर्स ए पर्टिकुलर शिपमेंट विद क्लियरली डिफाइंड डिटेल्स, यानी कि एक विशिष्ट पॉलिसी एक विशेष शिपमेंट को स्पष्ट विवरण के साथ कवर करती है। यानी कि ऑलरेडी एक पर्टिकुलर कार्गो इसमें होता है, या यूँ कहें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है या डिटेल्स होती है, उन्हीं के साथ ये कवर करती है। इसके फीचर्स क्या है? इट कवर्स ओनली वन कंसाइनमेंट, यानी कि ये केवल एक ही शिपमेंट को कवर करती है। इट डिटेल्स
इट्स डिटेल्स आर क्लियरली मेंशन्ड, यानी कि इसमें सभी विवरण इसमें स्पष्ट रूप से दिए गए होते हैं। एंड इट इज़ सूटेबल फॉर सिंगल शिपमेंट, और ये एक बार के शिपमेंट के लिए बहुत उपयोगी होती है। अब बात करते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी, यानी कि ओवरऑल हर चीज़ को क्या करती है, जो कवर करती है उसे ब्लैंकेट पॉलिसी कहते हैं। ए ब्लैंकेट पॉलिसी कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स अंडर ए सिंगल सम इंश्योर्ड विदाउट स्पेसिफाइंग ईच आइटम सेपरेटली। ब्लैंकेट पॉलिसी में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक ही बीमा राशि के अंतर्गत कवर किया जाता है, बिना प्रत्येक वस्तु का अलग से विवरण दिए हुए। ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है भाई? ब्लैंकेट का मतलब रजाई होता है या कंबल होता है। तो यानी कि कंबल चारों तरफ से ढक लेती है, उस हिसाब से ये पॉलिसी चारों तरफ से हर चीज़ को क्या करती है, कवर करती है। तो अलग से हमें कोई सेपरेट इंश्योरेंस लेने की या अलग से कोई अलग स्पेसिफाइड आपको स्टेटमेंट या डिटेल्स देने की नीड नहीं होती इस पॉलिसी के अंतर्गत। अब बात करते हैं कौन से वो प्रिंसिपल है जो मरीन इंश्योरेंस पे अप्लाई होते हैं, यानी कि समुद्री बीमा पर लागू होने वाले प्रिंसिपल। यानी कि देखो, प्रिंसिपल सारे हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ लिए हैं डिटेल में। तो अब वहाँ हमने पढ़ लिया, तो यहाँ आपसे अलग-अलग तरीके से, यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट में आपसे प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, यानी कि आपको जनरल इंश्योरेंस के प्रिंसिपल पूछे जा सकते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई होने वाले प्रिंसिपल बताओ, मरीन इंश्योरेंस पे या फायर इंश्योरेंस पे। तो क्योंकि प्रिंसिपल वही होंगे, बस कहीं पे 1-2 ज़्यादा अप्लाई होंगे, कहीं 1-2 कम अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि अत्यंत सद्भाव का सिद्धांत। This principle means that both insurer and insured must disclose all material facts honestly at the time of contract। यानी कि यह सिद्धांत कहता है कि बीमाकर्ता और बीमित दोनों को अनुबंध करते समय सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का सत्य एवं पूर्ण खुलासा और पूरी ईमानदारी के साथ क्या कर देना चाहिए, डिस्क्लोज कर देना है। एनी कंसीलमेंट और मिस रिप्रेजेंटेशन कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, यानी कि किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाने या गलत बताने पर अनुबंध निरस्त हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ कहता है कि दोनों पार्टी को सारी चीज़ें, सारे फैक्ट एक दूसरे के सामने ईमानदारी से डिस्क्लोज करने हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि बीमा योग्य हित। इट मीन्स द इंश्योर्ड मस्ट हैव ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि बीमित वस्तु में आर्थिक हित होना चाहिए। यानी कि आप जिसका बीमा करवा रहे हो, उसमें अगर कोई लॉस होता है तो उसका आपको लॉस होना चाहिए, यानी कि आपका उसमें आर्थिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि वो लॉस आपको इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट कर रहा हो। इस तरीके का आप में क्या होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए, जिसे हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहते हैं। द इंश्योर्ड शुड सफ़र ए फाइनेंशियल लॉस इफ द गुड्स और शिप आर डैमेज्ड, यानी कि यदि माल या जहाज को नुकसान होता है तो बीमित को आर्थिक हानि होनी चाहिए। और हमने ये भी कहा है कि जो बीमा योग्य हित है, यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, लाइफ इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और फायर और मरीन इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ क्लेम होना चाहिए। क्योंकि जीवन बीमा में, क्योंकि भाई देखो, जिसका बीमा योग्य हित है वह तो मर जाता है उसमें, तो वह मर जाता है तो उसको क्या पता, मरने के बाद तो वह है ही नहीं ना दुनिया में, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहेगा, वो तो एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है। तो क्लेम के टाइम पे नहीं होकर जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तब उसमें होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और मरीन और फायर इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, सॉरी, एट द टाइम ऑफ क्लेम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहता है कि जो भी लॉस होता है उसकी भरपाई कंपनी करती है या इंश्योरर करता है, तो उतनी ही करेंगे, ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पे बैठे हो। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस सफर्ड, यानी कि यह सिद्धांत कहता है कि बीमित को केवल वास्तविक हानि के बराबर ही क्षतिपूर्ति दी जाती है। द पर्पज इज टू रिस्टोर द ओरिजिनल फाइनेंशियल पोजीशन विदाउट अलाउिंग प्रॉफिट, यानी कि इस सिद्धांत का यह उद्देश्य है कि बीमित को पूर्व स्थिति में लाना बिना किसी लाभ के। और हाँ, पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलवेज रहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, यानी कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत। आफ्टर पेइंग द क्लेम द इंश्योरर गेट्स द राइट टू रिकवर द लॉस फ्रॉम द थर्ड पार्टी रेस्पॉन्सिबल, यानी कि दावे का भुगतान करने के बाद बीमाकर्ता को तीसरे पक्ष से हानि वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। इट प्रिवेंट्स द इंश्योर्ड फ्रॉम गेटिंग डबल कंपनसेशन, यानी कि जो कि नुकसान के लिए जिम्मेदार है। यह दोहरी क्षतिपूर्ति को रोकता है। जैसे मान लो ए व्यक्ति ने बी कंपनी से इंश्योरेंस करवाया था और सी व्यक्ति की वजह से ए का जो जहाज है उसको नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, ये मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मान लो क्लेम सेटलमेंट होता है। एक किसको क्लेम करता है, बी को, बी ने क्या किया, वह अमाउंट किसको दे दिया, क्लेम का अमाउंट दे दिया ए को।
अब बी के पास राइट है कि वह किससे वसूल कर सकता है, सी से वसूल कर सकता है, ताकि ए ना तो सी से वसूल कर सके, यानी कि डबल ये कहीं से क्या नहीं ले ली, कंपनसेशन। यानी ऐसा नहीं कि इसने बी से भी ले लिया और इधर सी से भी उठा लिया, नहीं, बी सी से बी वसूल कर लेगा। तो यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहता है कि थर्ड पार्टी से भी वह क्या कर लेता है, रिकवरी कर सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी योगदान का सिद्धांत। मैं बार-बार कह चुका हूँ, जैसे मान लो ए व्यक्ति ने बी, सी और डी 3 कंपनियों से इंश्योरेंस लिया था, तो अब इसका यहाँ पे लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो ऐसा नहीं कि ये बी से भी वसूल लेगा, सी से भी ले लेगा और डी से भी क्लेम ले लेगा, नहीं। क्लेम उसको इतना ही मिलेगा जितना इसको नुकसान हुआ है, और यहाँ पे तीनों में वह बँट जाएगा, यानी कंट्रीब्यूट इसमें हो जाएगा। इन द सेम रिस्क इज़ इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरर, ऑल इंश्योरर्स शेयर द लॉस प्रोपोर्शनेटली, यानी कि यदि एक जोखिम का ही बीमा एक से अधिक बीमाकर्ताओं से किया गया है, तो सभी बीमाकर्ता अनुपात के अनुसार हानि का भुगतान करते हैं। इट एंश्योर्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लायबिलिटी, यानी कि यह जिम्मेदारी का उचित वितरण सुनिश्चित करता है, और साथ ही में इंश्योरेंस को प्रॉफिट का जरिया नहीं हो सके, ये भी यह बात को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, यानी निकटतम कारण का सिद्धांत, यानी कि एक्चुअल में जो दुर्घटना हुई है, इंसिडेंट हुआ है, उसका कॉज क्या है, यानी कि निकटतम कारण क्या है, किस वजह से हुई है, क्या वह कारण पॉलिसी में आता भी है या नहीं आता। दिस प्रिंसिपल आइडेंटिफाइज द एक्चुअल एंड डोमिनेंट कॉज ऑफ लॉस टू डिटरमाइन वेदर द क्लेम इज पेबल अंडर द पॉलिसी, यानी कि यह सिद्धांत हानि के वास्तविक और मुख्य कारण की पहचान करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावा पॉलिसी के अंतर्गत देय है या नहीं है। जैसे आपने ओ माय गॉड मूवी देखी है, तो उसमें भूकंप की वजह से क्या होती है, वो कांजी मेहता की दुकान गिर जाती है, तो आप फिर उसमें पूरी मूवी उसी हिसाब से देखते हो कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि एक्ट ऑफ गॉड हमारी पॉलिसी में नहीं आता है। जबकि क्योंकि दुकान के गिरने का जो निकटतम कारण क्या था, भई भूकंप था। तो इस तरीके से आप वो देखते हो, तो हमेशा प्रॉक्सिमेट कॉज़ को पकड़ा जाता है कि क्या वो जो रीज़न है जिस वजह से दुर्घटना हुई है, वह हमारी पॉलिसी में कवर होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइज़ेशन, यानी कि हानि न्यूनीकरण का सिद्धांत। यानी कि जैसे मरीन इंश्योरेंस आपने करवाया है, आपका जहाज डूब रहा है या जहाज में कुछ हो गया और आपने तो इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आप साइड में कोने में बैठ के अपना आराम से देख रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि जो इंश्योर्ड व्यक्ति है या इंश्योर्ड जो पर्सन है, तो वो सारे एफर्ट्स करने हैं जिससे वह हानि को क्या कर सके, कम से कम कर सके। द इंश्योर्ड मस्ट टेक रीज़नेबल स्टेप्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज़ द लॉस आफ्टर द अक्यूरेंस ऑफ रिस्क, यानी कि बीमित को जोखिम होने के बाद हानि को कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। नेग्लिजेंस में रिड्यूस द क्लेम अमाउंट, यानी कि लापरवाही करने का लापरवाही करना दावा राशि को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। यानी कि ये भी पता चल जाए इंश्योरेंस कंपनी को कि भई आप नुकसान बचा सकते थे, लेकिन आपने नहीं बचाया, आपने साइड में बैठ के उसका वीडियो बनाया केवल। तो अगर इस तरीके की चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो दावा राशि कम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ये माना जा सकता है कि आप कोशिश करते तो लॉस थोड़ा कम करवा सकते थे। तो ये सारे प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ मरीन इंश्योरेंस की, कि समुद्री बीमा लिया कैसे जाता है। पहली बात, प्रपोज़ल सबमिटेड, यानी कि प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ। रिस्क इज़ इवैल्यूएट, यानी वो जोखिम का मूल्यांकन करते हैं। जोखिम का मूल्यांकन हो गया, फिर वो प्रीमियम फिक्स करते हैं कि आपको इतना प्रीमियम देना है, और फिर उसके बाद आपको पॉलिसी इश्यू कर दी जाती है। ये इसका प्रोसीजर है। और जब दुर्घटना होती है तो उसका सेटलमेंट कैसे होता है, यानी कि क्लेम सेटलमेंट इन मरीन इंश्योरेंस। सबसे पहले नोटिस ऑफ लॉस इज गिवन, यानी कि जो आपकी हानि हुई है उसकी सूचना आपको किसको देनी है, इंश्योरर को देनी है कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो गया है। सर्वे इज कंडक्टेड, इंश्योरर क्या करवाता है, एक सर्वे करवाता है। उस सर्वे में आपका वेरिफिकेशन होता है कि सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, या किस तरीके से हुआ था। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए जाते हैं, और फिर क्लेम आपका सेटल करवा दिया जाता है, इनके दावे का निपटान हो जाता है। तो ये था अपना मरीन इंश्योरेंस। और अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर इंश्योरेंस, जिसका नाम है जीवन बीमा, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, और जनरली हम इसको एलआईसी बोलते हैं। एलआईसी उस संस्था का नाम है जो ये करती है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और वह जो हमें फैसिलिटी देती है, या की जो पॉलिसी देती है, उसे हम जीवन बीमा कहते हैं। जीवन बीमा नाम से समझ में आ रहा है कि जैसे राम नाम के व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस लिया और ये कहा कि 20 साल तक का मेरा बीमा है। अगर इस 20 साल के बिटवीन राम की कोई मौत हो जाती है, यानी कि राम दुनिया देहांत हो जाता है, तो वह जो बीमा पॉलिसी का अमाउंट है, वह उसके डिपेंडेंट्स को, यानी कि जो भी नॉमिनी है, उसको मिल जाता है। तो और अगर ये 20 साल के बीच राम का देहांत नहीं होता है, तो वो पैसा राम को मिल जाता है। तो यानी ऐसा बीमा
जिसमें इन्वेस्टमेंट का फैक्टर होता है, सेविंग का फैक्टर होता है और अगर दुर्घटना नहीं होती है तो वो सारी चीज़ें मिल जाती है। इसे हम लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा कहते हैं। Life insurance is one of the most important form of insurance which provides financial protection against the risk of death and ensures economic security to the dependents of the insured। यानी कि जीवन बीमा बीमा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार है जो कि मृत्यु के जोखिम के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और बीमित के आश्रितों को वित्तीय स्थिरता भी देता है। It not only protects against uncertainties of life but also acts as a tool of savings and investment। यानी कि यह न केवल जीवन की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि बचत और निवेश का भी एक साधन का काम करता है। इस बहाने आदमी की बचत हो जाती है और एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करता है कोई व्यक्ति, ठीक है? और यदि उस बिटवीन अगर उसके साथ कोई देहांत हो जाता है तो उसके घरवालों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कंपनी देती है जो भी अमाउंट पहले से तय होती है। तो एक तरीके से ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करता है और साथ ही में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को भी ये प्रमोट करता है। और यदि इंश्योर्ड व्यक्ति की दुर्घटना नहीं होती है या यूँ कहें उसका देहांत नहीं होता है तो वही उसको वापस उसका पैसा मिल जाता है। तो एक तरीके से ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट और सेविंग का टूल भी है। क्या मीनिंग है इसका? लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरर प्रॉमिस टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू द इंश्योर्ड ऑफ हिज नॉमिनी insured or his nominee either on the death of the insured or after a specified period in consideration of a प्रीमियम। यानी कि जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता प्रीमियम के बदले बीमित या उसके नामांकित व्यक्ति को बीमित की मृत्यु मृत्यु पर या एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित राशि देने का भुगतान करने का वचन देता है। यानी कि वही बात है कि इस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाया तो इंश्योरेंस कंपनी इसको प्रॉमिस करती है कि जैसे 20 साल का है तो कि यदि 20 साल में आपकी दुर्घटना से मौत हो जाती है या आप मर जाते हो तो आपके जो नॉमिनी है उसको हम पेमेंट कर देंगे और यदि आप नहीं आपकी डेथ होती है तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसे हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। नेचर क्या है जीवन बीमा का? स्वरूप क्या है? इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। यानी कि सबसे पहले बात करें तो ये क्षतिपूर्ति अनुबंध नहीं है क्योंकि मानव जीवन का मूल्य धन में नहीं मापा जा सकता। जैसे हमने कहा मरीन इंश्योरेंस में और फायर इंश्योरेंस में कहा कि इट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। यानी जितना आपका लॉस हुआ है उसकी कैलकुलेशन की जाएगी और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको क्लेम दिया जाएगा। लेकिन मानव जीवन का ऐसा थोड़ा ना कि मरने के बाद उसको कैलकुलेट किया जाएगा कि आदमी कितने काम का था, महीने के कितने रुपए कमा रहा था, साल में कितना कमा लेता था और अभी अगर ये आज नहीं मरता तो कितने दिन बाद मर सकता था। तो ऐसा क्योंकि इंडेमिनिटी उसमें नहीं हो पाती इसलिए पहले से एक वैल्यू तय की जाती है जो कि इंश्योर्ड व्यक्ति ही करवाता है कि मुझे इतने लाख का करवाना है। तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी नहीं है, ये तो प्रॉमिस ऑफ पेमेंट है। इट इज़ ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज़ ए पेमेंट डिपेंड्स ऑन द अनसर्टेन इवेंट। यानी कि जिसको हम डेथ कहते हैं। यानी कि यह तो अनिश्चित घटना पर आधारित अनुबंध है क्योंकि भुगतान मृत्यु पर ही निर्भर करता है। इट कंबाइंस बोथ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फीचर्स। यानी कि ये सुरक्षा और निवेश दोनों का संयोजन है। एंड इट इज़ ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग रेगुलर प्रीमियम पेमेंट्स। यानी कि यह दीर्घकालीन अनुबंध है जिसमें नियमित प्रीमियम का भुगतान होता रहता है। फंक्शंस क्या है लाइफ इंश्योरेंस के? यानी कि जीवन बीमा के कार्य क्या है? ये प्रोटेक्शन फंक्शन है यानी कि सुरक्षा कार्य है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू फैमिली। ये परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन है यानी इट एक्ट्स एज ए सेविंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि निवेश कार्य है, बचत के साधन के रूप में कार्य करता है। इट रिस्क कवरेज देता है, जोखिम का कवर करता है। इट कवर्स रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डेथ। यानी कि असामयिक जो मृत्यु होती है उसके जोखिम को कवर करता है। एंड ये लोन फैसिलिटी देता है। पॉलिसी होल्डर कैन टेक लोन्स अगेंस्ट ए पॉलिसी। यानी कि ऋण सुविधा आप अपनी पॉलिसी के विरुद्ध उससे क्या कर सकते हो, उस पे लोन भी ले सकते हो। तो ये सारे काम एलआईसी यानी अपन यूँ कहें लाइफ इंश्योरेंस करता है। यहाँ पे इनको समझ सकते हैं, प्रोटेक्शन देता है, इन्वेस्टमेंट आप करते हो, रिस्क कवर होता है और आप इससे लोन भी इस पर आप उठा सकते हो, तो ये लोन फैसिलिटी भी आपको देता है। एडवांटेज क्या है लाइफ इंश्योरेंस के? यानी कि लाभ क्या है? इट एंश्योर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर डिपेंडेंट्स। यानी कि जो आपके आश्रित है उनके लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इट एनकरेजेज डिसिप्लिन्ड सेविंग। यानी कि नियमित बचत की आदत विकसित होती है क्योंकि प्रीमियम आपको टाइम टू टाइम देना पड़ता है, तो आपको प्रीमियम टाइम पे देना पड़ता है, तो एक डिसिप्लिन्ड वे में आप सेविंग करते हो।
इट प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट्स यानी कि कर लाभ प्रदान करता है, यानी कि आप लाइफ इंश्योरेंस में जब आप प्रीमियम देते हो तो उसपे आपको एग्जेप्शंस मिल जाती है, कई तरीके की आपको एग्जम्प्ट हो जाती है, यानी टैक्स उसपे नहीं लगता, तो आपको टैक्स बेनिफिट आपको वहाँ से मिल जाता है। इट हेल्प्स इन ई-स्टेट प्लानिंग यानी कि संपत्ति नियोजन में भी ये सहायता करता है, क्योंकि आपके पास एक बड़ा अमाउंट आता है, एक तो उससे आप कहीं न कहीं ई-स्टेट की प्लानिंग कर पाते हो। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पीस यानी कि ये सुरक्षा और मानसिक शांति दोनों प्रदान करता है। अब बात करें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रकार क्या है? सबसे पहला है होल लाइफ पॉलिसी यानी कि संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी जो होती है, यानी कि जिसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता, बस ये होता है कि जब आप मरोगे, यानी जब आपकी डेथ हो जाएगी तो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको आपका क्लेम मिल जाएगा। उससे पहले जब तक आप ज़िंदा हो आपको नहीं मिलता। इसको बोलते हैं होल लाइफ पॉलिसी, यानी कि दिस पॉलिसी कवर्स द एंटायर लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड एंड द सम एश्योर्ड इज़ पेएबल ओनली आफ्टर डेथ, यानी कि यह पॉलिसी बीमित के पूरे जीवन को कवर करती है और राशि केवल मृत्यु के बाद ही दी जाती है। इट इज़ मेनली यूज़फुल फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू दी फैमिली, यानी कि यह परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोगी होती है। फिर आती है वो वाली पॉलिसी जिसमें आप चाहते हो कि एक टाइम पीरियड के बाद यदि मैं नहीं खत्म होता हूँ तो मुझे वह पेमेंट मिल जाए, जिसको बोलते हैं एंडमेंट पॉलिसी। This policy provides a payment either on death or on the maturity of a specified period, यानी कि यह पॉलिसी मृत्यु पर या निर्धारित अवधि पूरी होने पर भुगतान करती है। इट कमाइंस इंश्योरेंस विद सेविंग्स, यानी कि यह बचत और बीमा दोनों का क्या है, एक संयोजन है, यानी कि बीमा तो आपका हो गया, साथ ही में एक तरीके से आपने सेविंग भी कर ली, तो आपकी अगर उस टाइम पीरियड में अगर डेथ नहीं होती है तो आपको आपका पेमेंट मिल जाता है। फिर आता है टर्म इंश्योरेंस यानी अवधि बीमा, यानी ऐसा बीमा जिसमें आपकी मृत्यु हो जाती है उस टाइम पीरियड में तो ही आपको कुछ मिलेगा, अगर नहीं होती है टाइम पीरियड में मृत्यु तो आपको कोई कुछ नहीं मिलना है, जो प्रीमियम दिया है आपको वो भी नहीं मिलना है, ठीक है। दिस इज ए प्योर रिस्क कवरेज पॉलिसी फॉर ए लिमिटेड पीरियड, यानी कि यह शुद्ध जोखिम कवर पॉलिसी है जो कि एक सीमित समय अवधि के लिए होती है। इट प्रोवाइड्स हाई कवरेज एट लो प्रीमियम बट नो मैच्योरिटी बेनिफिट, यानी कि इसमें कम प्रीमियम पर अधिक सुरक्षा मिलती है लेकिन परिपक्वता लाभ नहीं मिलता है, यानी कि आपने जैसे मान लो 10 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया लेकिन 10 साल में आपकी डेथ नहीं हुई, तो आपको कोई इसमें कुछ नहीं मिलना, आपका जो प्रीमियम गया वो सो अलग। लेकिन अगर इन बिटवीन 10 साल में आपकी डेथ हो जाती है तो इसमें भारी अमाउंट आपको डिपेंडेंट्स को आपको मिलता है। इसे क्या बोलते हैं? टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। जनरली इसका प्रीमियम क्या होता है? कम होता है। फिर है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी का मतलब होता है जैसे आपने 20 साल के पॉलिसी ली है लेकिन आप चाहते हो कि हर 5 साल से आपको क्या मिले, एक छोटी-मोटी अमाउंट आपको बीच में मिलती रहे। इसको बोलते हैं मनी बैक पॉलिसी, यानी कि दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स पीरियोडिक पेमेंट्स ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म अलोंग विद रिस्क कवरेज, यानी कि यह पॉलिसी अवधि के दौरान समय-समय पर भुगतान प्रदान करती है और साथ ही जोखिम सुरक्षा भी देती है। फिर आती है यूलिप, ये बहुत ट्रेंडिंग पॉलिसी है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इसको कहते हैं। इसका आपको पूरा नाम ज़रूर याद रखना है, यूलिप का आपसे नाम पूछा जाएगा, यानी कि इसमें क्या होता है, आपने इंश्योरेंस कंपनी है एलआईसी है मान लो, इससे आपने इंश्योरेंस करवाया, यहाँ पे आप प्रीमियम देते हो, तो एलआईसी क्या करती है आपके उस प्रीमियम को अलग जगह पे म्यूचुअल फंड में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, तो यहाँ से एक मोटा रुपया कमाती है और जब मैच्योरिटी होती है तो आपको वो मोटा रुपया पकड़ा देती है हाथ में। तो अब इसमें कितना अमाउंट मिलेगा ये तो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करती है, लेकिन एक तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट का भी रिटर्न इसमें मिल जाता है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बहुत अच्छी पॉलिसी बनती है। यूलिप कंबाइन्स इंश्योरेंस विथ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट्स, यानी कि यूलिप बीमा और पूंजी बाजार के निवेश में का संयोजन है। इट रिटर्न्स डिपेंड्स ऑन मार्केट परफॉर्मेंस, और इसमें जो रिटर्न आपको मिलता है वो बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। अब बात करें भारत में जीवन बीमा कैसे शुरू हुआ था, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया किस तरीके से हुआ था। The life insurance industry in India was evolved through various phases such as private sector dominance, government control and later liberalization। यानी भारत में जीवन बीमा उद्योग ने विभिन्न चरणों जैसे निजी क्षेत्र का प्रभुत्व था तब की बात करें, सरकारी नियंत्रण में आने के बाद करें, या फिर आफ्टर एलपीजी यानी कि उदारीकरण के बाद का जो फ़ेज़ है उन सभी में जीवन बीमा अलग तरीके से क्या हुआ है, विकसित हुआ है। दिस डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और यह विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को दर्शाता है। सबसे पहले बात करिए अर्ली स्टेज में, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था। लाइफ इंश्योरेंस स्टार्टेड इन इंडिया इन 1818 विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन कोलकाता, यानी कि भारत में जीवन बीमा की शुरुआत 1818 में कोलकाता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ हुई थी।
इनिशियली इट सर्व्ड ओनली यूरोपियंस, और प्रारंभ में ये केवल यूरोपियन जो अंग्रेज थे, यानी उन्हीं का ही यहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस मिलता था। तो यानी कि शुरुआत तो जैसे हम कहें कि 19वीं जो शताब्दी है, 19वीं सदी है, उसके अंत में हुआ था। लेकिन अगर हम वैसे देखा जाए तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 1818 से कलकत्ता से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तब ये अंग्रेजों का ही क्या करता था, बीमा करता था। बात करें ग्रोथ ऑफ इंडियन इंश्योर्स की, यानी कि भारतीय बीमाकर्ताओं का विकास किस तरीके से हुआ था। इंडियन कंपनीज स्टार्टेड एंटरिंग द मार्केट टू सर्व इंडियन कस्टमर्स, यानी कि भारतीय ग्राहकों की सेवा के लिए भारतीय कंपनियों ने बाजार में प्रवेश करना शुरू किया था। जैसे बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी, जो कि 1870 में क्या हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, जिसको बोलते हैं एश्योरेंस सोसाइटी, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसीज फॉर इंडियंस, यानी जिसने भारतीयों के लिए पॉलिसी की क्या करी थी, शुरुआत करी थी। ये उसी तरीके से मान लो जैसे पार्ले बिस्किट का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। शुरुआत में जो बिस्किट है वो भाई बड़े लोगों की पसंद हुआ करता था। बाद में पार्ले जैसी कंपनी आती है और उसने आम आदमी के लिए भी बिस्किट बनाए। ठीक उसी हिसाब से बीमा का भी भारत में क्या हुआ है, विकास हुआ है। फिर बात करें रेगुलेशन थ्रू इंश्योरेंस एक्ट, जो कि 1938 में आया था, यानी कि बीमा नियमन अधिनियम 1938। द इंश्योरेंस एक्ट 1938 वाज पास्ड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। भारत में बीमा व्यवसाय को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए 1938 में बीमा अधिनियम पारित किया, जो कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों को क्या करने लग गया, विनियमित करने लग गया था। नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 1956, यानी कि जब अब बात आती है सबसे बड़ी, जब एलआईसी का यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि 1 सितंबर 1956 को जब उसका प्राइवेट सेक्टर से किस में आ गया, निजी सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर में लाया गया, उसका नेशनलाइजेशन किया था, तब से इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस को एक अलग शक्ल मिली थी। In 1956, the government of India nationalized the life insurance sector and established the Life Insurance Corporation of India। यानी कि 1956 में भारत सरकार ने जीवन बीमा क्षेत्र का ही क्या कर दिया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था। यानी कि किसी कंपनी का नेशनलाइजेशन नहीं किया था, बल्कि इस पूरे सेक्टर को ही, जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां काम करती है, इस पूरे सेक्टर को ही क्या कर दिया था, नेशनलाइज कर दिया था। और उसको नेशनलाइज करके भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की क्या करी थी, स्थापना करी थी। तो क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है कि एलआईसी की स्थापना कब हुई, दैट इज 1 सितंबर 1956। या फिर आपसे ये भी आ सकता है कि एलआईसी का या लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो दैट टाइम योर आंसर विल बी 1956 फर्स्ट सितंबर। यानी कि उस टाइम लाइफ इंश्योरेंस में तकरीबन 245 कंपनीज काम करती थी, तो उन सबको इसमें मर्ज किया गया। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर, यानी कि इसका उद्देश्य पॉलिसी धारकों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को क्या करना था, प्रमोट करना था। ये इसका उद्देश्य था। तो इस पूरे सेक्टर को क्या कर दिया था, नेशनलाइज कर दिया था। आज लाइफ इंश्योरेंस आपको पब्लिक सेक्टर में एलआईसी देती है। अब बात करें लिबरलाइजेशन फेज की, यानी कि 1992 के बाद जीवन बीमा का क्या हो रहा था, उदारीकरण चरण के बाद। द मल्होत्रा कमिटी 1993 रिकमेंडेड रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर, यानी कि जो मल्होत्रा समिति है 1993 में बनी थी, उसने बीमा क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश की थी। उसने कहा कि आईआरडी एस्टेब्लिश करो, जो कि बीमा को रेगुलेट करता हो। जैसे हमें पता है बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन है, आरबीआई। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करती है, सेबी। और एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव सेक्टर्स को कौन करता है, नाबार्ड। ठीक उसी हिसाब से ये कहा गया कि बीमा सेक्टर के लिए भी एक अपेक्स इंस्टीट्यूट बनाई जाए। तो उसके लिए किसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, आईआरडीए की, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। इसका पूरा नाम याद रखना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1999 में। प्राइवेट एंड फॉरेन कंपनीज अलाउड, और 2000 में निजी और विदेशी कंपनियों को भी इसमें क्या कर दी, फिर शुरुआत इसमें वो दे दी थी, एंट्री दे दी थी। तो यानी कि 1956 के बाद नेशनलाइज हुआ था, और उदारीकरण के बाद इसमें प्राइवेट और जो विदेशी कंपनियां हैं उसको भी इसमें एंट्री दे दी कि हाँ आप भी क्या कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हो। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, वर्तमान में क्या स्थिति है। टुडे द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इज इन इंडिया इज कॉम्पिटिटिव एंड वेल डेवलप्ड विद ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट इंश्योरर्स, यानी कि आज भारत का जीवन बीमा क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक और विकसित है, जहां सार्वजनिक और निजी दोनों ही कंपनियां विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां और सेवाएं प्रदान करती है। यानी कि आज हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर सिर्फ सरकार के पास नहीं है, इसमें साथ ही में निजी क्षेत्र भी क्या है,
बराबर तरीके से भागीदार हैं। तो दोनों तरीके की चीज़ें यहाँ पे कई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ मिल जाती है। आपके घर में भी आपने हर किसी न किसी ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और यदि आप एलआईसी का ऐप लेते हो तो उसके बाद उसमें आप खूब सारी चीज़ें देख सकते हो। तो आज का प्रेज़ेंट सिनेरियो ये है। आपकी ये क्लास जारी रहेगी इस क्लास की यूनिट 3 के साथ। सो कीप स्टडिंग। और इसकी सारी यूनिट्स हमने अपलोड कर दी है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 सारे के आपको लिंक आपको मिल जाएँगे और इन सब के लिए आपको विज़िट करना है, इधर-उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। बीकॉम क्लासेस की लिस्ट में जाइए, वहाँ पे ये सारी क्लासेस कंटिन्यू आपको मिल जाएगी। और यदि नहीं भी मिलती है तो आप बस यूट्यूब पे ये लिख दो कि बीकॉम सेमेस्टर 6th इंश्योरेंस क्लास बाय करियर एडुनेस्ट। बस जो भी क्लास आप सर्च करते हो दोस्तों यूट्यूब पे आप उसमें करियर एडवांस्ड वर्ड डाल दो। तो यदि करियर एडवांस्ड ने वो क्लास अपलोड कर रखी है तो आपकी स्क्रीन पे डेफिनेटली आपको यूट्यूब सर्च करके दे ही देगा। तो इसकी सारी क्लासेस अपलोडेड है, लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ। सो यहाँ तक क्लास में बने रहने के थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद योर करियर एडवांस्ड और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे आप हमें ज़रूर ज्वाइन करिए और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे हम इसकी पीडीएफ सेमेस्टर 6th वाले जो फ़ोल्डर है उसमें अपलोड कर रहे हैं। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर एडवांस्ड। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।